हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू ऑल। इनफैक्ट स्टार्ट और एंड दोनों आज ही हो जाएगा, ठीक है। वो है आप लोगों के लिए कंपाइलेशन ऑफ टाइम लिमिट्स, क्योंकि जब से आईसीआई ने एग्जाम में एमसीक्यूज का फॉर्मेट डाल दिया है तब से एग्जाम के अंदर आपके बहुत सारे टाइम लिमिट्स पे क्वेश्चन आना शुरू हो गए, ठीक है। तो मैंने क्या सोचा, मैं आप लोगों के लिए कंपाइलेशन बना दूं। इनकम टैक्स में जितनी भी टाइम लिमिट्स है, एटलीस्ट जितनी इंपॉर्टेंट टाइम लिमिट्स है, उन सबका एक कंपाइलेशन जो एग्जाम में आ सकती है, ठीक है। इससे पहले भी मैंने आप लोगों के लिए कंपाइलेशन बनाया था ऑफ पेनाल्टीज। इनकम टैक्स में जितनी भी पेनाल्टीज है उन सबका एक कंपाइलेशन बना के मैंने आप लोगों को दे दिया था और यूट्यूब पे उसका वीडियो भी डाल दिया था और उसका नोट्स भी मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया था। वैसे यहाँ पर आज मैं सारे टाइम लिमिट्स, जो टाइम लिमिट्स एक स्टूडेंट का नाइटमेयर होता है, ठीक है, ये स्टूडेंट को याद ही नहीं रहता है टाइम लिमिट्स, तो उसका एक पूरा का पूरा कंपाइलेशन यहाँ पर मिल जाएगा आपको लेक्चर के साथ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना ज्यादा समय बर्बाद किए। और ये कौन से अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है? इट इज एप्लीकेबल फॉर May 22 सीए फाइनल एंड November 22 सीए फाइनल, ठीक है ना। सबसे पहला टाइम लिमिट यहाँ पर है सेक्शन 9(1). में क्या टाइम लिमिट लिखा है सर? वोडाफोन केस लॉ से रिलेटेड टाइम लिमिट है। अगर आपको याद है तो वोडाफोन केस लॉ में जो इंडियन कंपनी थी ना, HEL, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने कुछ रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट डाला था। क्या रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट डाला था? अगर बाहर कोई शेयर ट्रांसफर करता है, HTIL जैसा कंपनी कोई शेयर ट्रांसफर करता है, तो आपको इंडिया में रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो कब तक रिपोर्ट करना पड़ेगा, उसका टाइम लिमिट यहाँ पर लिखा गया है। यू हैव टू रिपोर्ट विद इन 90 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द ट्रांसफर टेक प्लेस। जिस साल में ट्रांसफर हुआ उस साल के एंड से 90 डेज के अंदर आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। 285 BA करके एक सेक्शन है, वहां रिपोर्ट करना है, ठीक है ना। तो 5 लाख रुपए की 2% की पेनाल्टी लग जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर दो टाइम लिमिट है। पहला टाइम लिमिट है 90 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द ट्रांजेक्शन टुक प्लेस। ये पहली टाइम लिमिट है। दूसरी टाइम लिमिट, अगर आपका जो ट्रांसफर बाहर हो रहा है उससे इंडियन कंपनी का कंट्रोल और मैनेजमेंट ट्रांसफर हो जाता है, मतलब बाहर जो ट्रांसफर हो रहा है, HTIL जो ट्रांसफर कर रहा है CGP के शेयर्स, वो भयंकर ट्रांसफर हो रहा है और उसके वजह से इंडियन कंपनी के कंट्रोल और मैनेजमेंट पे इफेक्ट आ जाता है, वो चेंज हो जाता है। तो उस केस में आपको 90 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर का टाइम नहीं मिलेगा। उस केस में आपको 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन ही रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहां पर दो टाइम लिमिट है। नॉर्मल केसेस में 90 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर रिपोर्ट कर दो, लेकिन भयंकर ट्रांसफर हो रहा है जिससे इंडियन कंपनी का कंट्रोल और मैनेजमेंट ट्रांसफर हो रहा है, तो उस केस में आपको 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, जिस दिन ट्रांजैक्शन हो उसी दिन से 90 डेज के अंदर आपको रिपोर्ट करना जरूरी हो जाएगा, ठीक है। यह है पहला आपका टाइम लिमिट। दूसरा टाइम लिमिट मैं जा रहा हूं ऑर्डर ऑफ सेक्शन के ऑर्डर में जा रहा हूं। 9, 10, 11, 12, 13, 14 इस तरीके से आखिरी सेक्शन तक जाएंगे हम लोग। इस ऑर्डर में मैंने पूरा का पूरा यहां पर डिस्कशन डाला है। नाउ दूसरा टाइम लिमिट यहां पर क्या है? 9A। ये किसके लिए सर? ये है इन्वेस्टमेंट फंड के लिए। ये है ऑफशोर एलिजिबल फंड। सेक्शन 9 में पढ़ा होगा आपने कि अगर बाहर कोई फंड है, एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड, और इंडिया में उसका फंड मैनेजर है, तो उस फंड की इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी, प्रोवाइडेड उसको 13 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, और मैनेजर को, एलिजिबल फंड मैनेजर को 4 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, टोटल 17 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। तो उस फंड ने सारे के सारे कंडीशन फुलफिल किया या नहीं किया, उसके लिए उसको एक फॉर्म भर के देना पड़ता है। वो फॉर्म के अंदर उसको सारा डिटेल डालना पड़ता है कि उस फंड ने सारे के सारे कंडीशन फुलफिल किया है कि नहीं किया। ये अपन ने नॉन रेसिडेंट के चैप्टर में पढ़ा था, वहां जाकर चेक कर लेना, सेक्शन 9A ऑफशोर फंड्स। तो उस फंड ने सारे के सारे कंडीशन फुलफिल किया या नहीं किया, उसको एक फॉर्म भर के देना होता है। तो वो फॉर्म कब तक भर के देगा? विद इन 90 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद 90 दिनों के अंदर उसको फॉर्म भर के देना पड़ता है, एक फर्निश करना पड़ता है। फॉर्म 3CE करके एक फॉर्म है, उस फॉर्म के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन 11 सब सेक्शन 2। आप सभी को पता होगा ट्रस्ट के अंदर अगर आप पैसा करंट ईयर में अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप उसको 5 साल तक अक्यूमुलेट करो, ठीक है। तो अक्यूमुलेट करते समय आपको बहुत सारे कंडीशंस फुलफिल करना पड़ता है ट्रस्ट के अंदर। अगर 5 साल तक अक्यूमुलेट करना चाहते हो और करंट ईयर में एग्जाम्पशन लेना चाहते हो, तो आपको असेसिंग ऑफिसर के पास जाकर एक स्टेटमेंट फर्निश करना पड़ता है, ठीक है। तो वो स्टेटमेंट फर्निश करने का टाइम लिमिट क्या है? इट इज बिफोर द एक्सपायरी ऑफ ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। बिफोर द एक्सपायरी ऑफ ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, तो रिटर्न भरने के पहले जो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न है 139(1) में आपका जो भी ड्यू डेट है, उसके पहले आपको जाकर वो स्टेटमेंट देना पड़ेगा असेसिंग ऑफिसर को, तो ही आपको ये बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा ऑफ अक्यूमुलेशन फॉर 5 इयर्स, ठीक है। नेक्स्ट 43CA। 43CA क्या बोलता है? 43CA बोलता है अगर आप कोई लैंड और बिल्डिंग बेचते हो एज स्टॉक इन ट्रेड, अगर स्टॉक इन ट्रेड की तरह बेचते हो तो 43CA एप्लीकेबल है, और अगर आप उसको एक कैपिटल एसेट की तरह बेचते हो तो 50CA एप्लीकेबल है। देन इन दैट केस योर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विल बी कंपेयर विद योर एक्चुअल कंसिडरेशन एंड व्हिचएवर इज हायर। अब उसमें गवर्नमेंट ने सेफ हार्बर दिया है कि नहीं, आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और एक्चुअल कंसिडरेशन में कम से कम 110% से ज्यादा का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट लाया 2021 में, जिसमें बोला कि नहीं नहीं, एक केस में 110% नहीं, एक केस में 120% का डिफरेंस होगा तो भी चलेगा। वो एक केस कौन सा है? वो 43CA में भी मेंशन्ड है और वो 56(2)(10) में भी मेंशन्ड है। ये चीज दिमाग में रखना। इतनी बारीकी से अभी पढ़ाई हो जानी चाहिए आपकी, जितना फास्ट में बोलने की कोशिश कर रहा हूं उतनी बारीकी से आपको इंटरलिंक हो जाना चाहिए कि 43CA और 56(2)(10) दोनों में करस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट हुआ है। क्या अमेंडमेंट हुआ है? 43CA में बोला है कि एक केस में 120% होगा, 120% से ज्यादा डिफरेंस होगा तभी ही 43CA एप्लीकेबल होगा, नहीं तो नहीं एप्लीकेबल होगा। वो कौन सा केस है? कि अगर आप अपना घर बेच रहे, आप बिल्डर आपको घर बेच रहा है और आपका वो फर्स्ट अलॉटमेंट है, और वो घर, याद करो, इस पीरियड के बीच में बिक रहा है,
12 नवंबर 2020 से लेकर 30 जून 2021 के पीरियड के बीच में अगर घर बिक रहा है रेजिडेंशियल हाउस और आपका फर्स्ट अलॉटमेंट है, वो पहला घर है आपका जिंदगी का, और इस पीरियड में अगर बिल्डर आपको बेच रहा है तो आपके लिए सेफ हार्बर विल बी 120% एंड नॉट 110%। 120% से ज्यादा का डिफरेंस होगा तभी जाकर आपके ऊपर 43C एप्लीकेबल होगा, नहीं तो आपका एक्चुअल कंसिडरेशन विल बी कंसिडर्ड एज योर सेल कंसिडरेशन। ठीक है, नेक्स्ट 44AB। बच्चा जानता है कि 44AB का टैक्स ऑडिट का डेट क्या है? टैक्स ऑडिट का डेट इज 1 मंथ प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। अगर आपकी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न 30 नवंबर है तो टैक्स ऑडिट का डेट क्या हो जाएगा? 31 अक्टूबर। अगर आपकी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न 31 अक्टूबर है तो आपकी टैक्स ऑडिट का डेट क्या हो जाएगा? 30 सितंबर। ठीक है, इट इज 1 मंथ प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। ठीक है, नेक्स्ट 44DA में क्या है? 44DA में अगर नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी इंडिया में आकर कोई पीई खोलते हैं, परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट, और उस परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट के थ्रू वो लोग रॉयल्टी एफटीएस की इनकम कमाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ अग्रीमेंट है, तो उनको सारे डिडक्शंस मिलते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उनकी इनकम नॉर्मल एसएससी की तरह कंप्यूट होगी। तो वो जो कंप्यूट हो रही है ना बराबर से, उसको सर्टिफाई करवाना होता है, और सर्टिफाई कब तक करवाना होता है? उसका भी वही ड्यू डेट है जो आपका टैक्स ऑडिट का ड्यू डेट है। चेक करो, यू हैव टू सर्टिफाई द इनकम कंप्यूटेड, क्या आपने बराबर से इनकम कंप्यूट किया है कि नहीं किया, वो कब तक करवाना है? टैक्स ऑडिट के ड्यू डेट तक करवाना है। ठीक है, चेक कर लो। और जैसे कि आप सभी को पता है, नेक्स्ट वन 50B। 50B के अंदर क्या होता है? स्लम सेल। स्लम सेल जब आप करते हो तो आपको नेटवर्थ निकालना पड़ता है, क्योंकि जो नेटवर्थ होता है वही होता है आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो नेटवर्थ बराबर से निकाला या ना निकाला उसका भी एक टाइम लिमिट है, क्योंकि वो नेटवर्थ निकाल के चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफाई करवाना होता है। तो कब तक करवाना होता है सर? वो सर्टिफिकेशन कब तक लेना होता है? उसका भी सेम टाइम लिमिट है जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का टाइम लिमिट है, 1 मंथ प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। ठीक है, ये चीज दिमाग में रखना। नेक्स्ट 56(2)(10। जैसे मैंने आपको बोला 43CA में सेफ हार्बर है, वैसे 56(2)(10 में भी सेफ हार्बर का प्रोविजन डाल दिया है कि 110% नहीं होगा, यहां पर भी 120% होगा अगर उस पीरियड में घर बेचा है, रेसिडेंशियल घर बेचा है और एसएससी का वो पहला घर है। तो 110% से 120%, वो पीरियड क्या? वो पीरियड वही है जो आपको ऊपर 43CA में दिखा था, दैट इज 12 नवंबर 2020 से लेकर 30 जून 2021 के बीच में अगर घर खरीदा है तो आपके लिए सेफ हार्बर रूल विल बी व्हाट 110% से बढ़ाकर गवर्नमेंट ने 120% कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट 80QQB 80RRB दोनों में सेम टाइम लिमिट है। क्या टाइम लिमिट? 80QQB किस चीज पे बात करता है? अगर आप कुछ पेटेंट डेवलप करके उसको रजिस्टर करते हो, उससे रॉयल्टी कमाते हो। ठीक है, नहीं सॉरी, 80QQB टॉक्स अबाउट अगर आप कोई ऑथर हो और अगर आप कॉपीराइट रजिस्टर करके उससे बुक्स बेचकर उससे रॉयल्टी कमाते हो। और 80RRB बोलता है कि आप कुछ पेटेंट डेवलप करके उससे रजिस्टर करके पेटेंट एक्ट में उससे रॉयल्टी कमाते हो। तो 80QQB talks about royalty from copyrights of books and 80RRB talks about royalty from patents। ठीक है, इन दोनों केस में अगर आप फॉरेन करेंसी में कुछ बेचते हो और रॉयल्टी अगर फॉरेन करेंसी में आती है तो उसमें कंडीशन है कि आपको फॉरेन करेंसी का पैसा इंडिया में एक समय के अंदर लेकर आना है। वो समय क्या है? इट इज दोनों सेक्शन के अंदर। अगर फॉरेन करेंसी में आपका पैसा आने वाला है, अगर आप बाहर लोगों को बुक बेच रहे हो या बाहर लोगों को पेटेंट बेच रहे हो, बाहर लोगों को कॉपीराइट बेच रहे हो, तो पैसा इंडिया में एक समय के अंदर आना चाहिए। क्या समय है? वो समय है विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर और एज एक्सटेंडेड पीरियड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। साल खत्म होने के बाद 6 महीने के अंदर पैसा इंडिया में आ जाना चाहिए, दैट इज टिल 30 सितंबर। और अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसका एक्सटेंशन देती है तो आपको एक्सटेंशन मिल सकता है। ठीक है, तो 80QQB और RRB दोनों के अंदर सेम टाइम लिमिट है, आप देख सकते हो यहां पर। नेक्स्ट 92CA। 92CA टॉक्स अबाउट व्हाट? 92CA टॉक्स अबाउट टीपीओ जब ऑर्डर पास करता है, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर अपना ऑर्डर कब पास करेगा? देखो, कुछ केसेस में असेसिंग ऑफिसर को आर्म्स लेंथ प्राइस निकालने में दिक्कत होती है, तो वो अपना मैटर ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को ट्रांसफर कर देता है। अगर वो अपना मैटर ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को ट्रांसफर कर देता है तो ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर अपना ऑर्डर कब तक पास करेगा? जो नॉर्मल असेसमेंट का टाइम लिमिट है ना, सेक्शन 153 और 153B के अंदर जो नॉर्मल टाइम लिमिट है 9 मंथ्स 12 मंथ्स एक्सेट्रा, जो भी नॉर्मल टाइम लिमिट है, उससे 60 डेज पहले टीपीओ अपना ऑर्डर पास करेगा। यहां पर चेक कर लेना, टीपीओ हैज टू पास एटलीस्ट 60 डेज प्रायर टू दैट। ठीक है, अब उसमें भी अगर बीच में अगर कोई असेसमेंट, भयंकर सा मैंने टाइम लिमिट का एग्जांपल लिखवाया था क्लास में आपको, अगर उसके बीच में पहले तो टाइम लिमिट क्या है टीपीओ का ऑर्डर पास करने का? एटलीस्ट 60 डेज प्रायर टू द असेसमेंट टाइम। जो भी असेसमेंट का आपका टाइम है उससे कम से कम 60 दिन पहले आपको ऑर्डर पास कर देना चाहिए। दूसरी चीज, गौर से सुनना मेरी बात, सेकेंड थिंग अगर, ये तो पहली चीज हो गई। दूसरी चीज ये है कि अगर आपका टीपीओ असेसमेंट कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, चेक कर रहा है आर्म्स लेंथ प्राइस, उसके बीच में अगर कोर्ट ने कोई स्टे लेकर आया या अगर फॉरेन अथॉरिटी से कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए आपका असेसमेंट रुक गया, तो जितना भी समय बर्बाद होता है उतना तो उसको एसएससी को और टीपीओ को मिलेगा ही। और उतना मिलने के बाद भी, उतना मिलने के बाद वो उतना तो एक्सटेंशन मिलना ही उसको, और उसके बाद भी जब भी वो अपना प्रोसीडिंग रेज्यूम करेगा उसको कम से कम 60 डेज का टाइम मिलना चाहिए। सपोज अगर बीच में अगर कोर्ट ने स्टे डाल दिया 40 दिन का, तो 40 दिन तो उसको मिलेगा ही, प्लस उसने जब रेज्यूम किया उसके पास कम से कम 60 डेज का टाइम होना चाहिए। अगर उसके पास 60 डेज का टाइम नहीं है तो गवर्नमेंट उसको कम से कम 60 डेज का टाइम लिमिट जरूर देगी। ये मैं उतने अच्छे से यहां पर नहीं बता पाऊंगा, उसके लिए आपको पूरा 1.5 पेज का एग्जांपल देखना पड़ेगा जो मैंने आपको क्लास में करवाया। नेक्स्ट, एक बार आपका एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट साइन हो गया, उसके बाद आप मॉडिफाइड रिटर्न कब तक भरोगे? एक बार एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट साइन हो गया, जिस महीने में भी साइन हुआ, जिस मंथ में भी साइन हुआ, उस मंथ के एंड से 3 महीने के अंदर आपको मॉडिफाइड रिटर्न भर देना है। ठीक है, विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट इज साइन, ये बोला गया यहां पर। ठीक है, अब यहां पर दो किस्म के ऑर्डर है, ध्यान से सुना है, थोड़े अतरंगी किस्म के टाइम लिमिट है। पहला वाला 92CD सबसेक्शन 5 क्लॉज ए, यहां पर क्या बोला गया है?
सपोज आपने एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट का पहले एप्लीकेशन दे दिया था और एप्लीकेशन देने के बाद आपने पिछले साल का रिटर्न भी भर दिया, रिटर्न भरने के बाद आपका असेसमेंट भी खत्म हुआ, उसके बाद में एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट साइन हुआ, तो अब क्या होगा? अब क्या होगा? आपको फिर से मॉडिफाइड रिटर्न भरना पड़ेगा। मॉडिफाइड रिटर्न भरने के बाद असेसिंग ऑफिसर उसका असेसमेंट कब तक कंप्लीट करेगा? विद इन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द मॉडिफाइड रिटर्न इज फर्निश्ड। ठीक है, तो यहां पर क्या केस आता है कि आपका जो 5 साल का आपका जो 5 साल का एपीए का ईयर है उसमें से 1 साल ऑलरेडी चला गया, गवर्नमेंट ने अब तक एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट साइन नहीं की, साइन बाद में किया, मेरा असेसमेंट कंप्लीट हो गया नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से, और उसके बाद में गवर्नमेंट साइन करती है एग्रीमेंट, उसके बाद में मॉडिफाइड रिटर्न बताऊं तो उसके बाद एओ क्या करेगा? मेरे पुराने वाले असेसमेंट को मॉडिफाई करेगा और किसके पार पे लाएगा, किसकी तरह लेकर आ जाएगा? जैसे एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट में आर्म्स लेंथ प्राइस लिखा गया उस तरीके से उसको लेकर आ जाएगा। तो वो करने का उसका टाइम लिमिट क्या है? 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर विद द मॉडिफाइड रिटर्न इज फाइल्ड। 92 सीडी सबसेक्शन 5 क्लॉज बी क्या बोलता है कि सपोज मेरा पिछले साल का रिटर्न मैंने भर दिया, ठीक है, मॉडिफाइड पिछले साल का मैंने नॉर्मल रिटर्न भर दिया, असेसमेंट अभी उसका चल रहा है, और उसके बीच में गवर्नमेंट ने क्या किया? अपना एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट साइन कर दिया। क्राइटेरिया बराबर से सुनना, ऊपर वाले केस में असेसमेंट कंप्लीट हो गया था, तो क्या करेगा फिर असेसिंग ऑफिसर? पुराने असेसमेंट को जो था उसको मॉडिफाई कर देगा। ठीक है, यहां पर असेसमेंट चल रहा है और बीच में एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट साइन हो गया, तो अब क्या होगा? अब असेसिंग ऑफिसर को 1 साल एक्स्ट्रा मिलेगा, जो भी उसका नॉर्मल टाइम लिमिट है 153 या 153 बी में 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, जो भी टाइम लिमिट है उसमें उसको 1 साल एक्स्ट्रा मिल जाएगा। चेक करो यहां पर। ठीक है, तो थोड़ा सा अतरंगी टाइम लिमिट है, बहुत डिफिकल्ट टाइम लिमिट है, इतना ज्यादा एग्जाम में कभी पूछा नहीं इन्होंने। 92D में क्या है? बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मेंटेन करने पड़ते हैं और उसमें लिखा गया 92D सबसेक्शन 3 में अगर एओ या सीआईटी अपील आपसे डॉक्यूमेंट्स मंगवाते हैं तो आपको 30 डेज के अंदर वो दे देना चाहिए। अगर आप रिक्वेस्ट करोगे थोड़ा सा एक्सटेंशन का एप्लीकेशन देकर तो लोग आपको और 30 डेज का एक्सटेंशन दे देंगे। तो बाय डिफॉल्ट 30 डेज का टाइम लिमिट है, उसमें आपको उनको डॉक्यूमेंट्स दे देना चाहिए अगर वो लोग मंगवाते हैं तो, और अगर 30 डेज का और एक्सटेंशन चाहिए तो आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट 92E में क्या आता है? फॉर्म 3CB का रिपोर्ट भरते हो, कब तक भरते हो? 1 मंथ प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। वो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के साथ ही भरना होता है, तो इट इज 1 मंथ प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। नाउ ये सारे आपके अल्टरनेटिव टैक्स रेजिम है, 115BA, 115BAA, BAB, BAC, BAD, इन सब में आपको ऑप्शन ऑप्ट करना पड़ता है, मैंडेटरी नहीं है, गवर्नमेंट ये नहीं बोल रही है, थोप नहीं रही है आपके ऊपर, लेना है तो लो, नहीं लेना है मतलब। 115BA क्या है? 25% टैक्स रेट फॉर डोमेस्टिक कंपनी। 115BAA क्या है? 22% टैक्स रेट फॉर डोमेस्टिक कंपनी। 115BAB क्या है? 15% टैक्स रेट फॉर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। और 115BAC क्या है? वो आपका इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए जो टैक्स रेट है, मल्टीपल स्लैब रेट्स टू 5 लाख तक, 7.5 लाख तक, 10 लाख तक, 12 लाख 50 तक, 15 लाख तक, और फिर 15 लाख के ऊपर 30%। और 115BAD क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 22% का टैक्स रेट। ये सारे केसेस में आपको ऑप्शन ऑप्ट करना पड़ता है, मैंडेटरी नहीं है। कब तक ऑप्शन ऑप्ट करना है? यू हैव टू ऑप्ट दिस ऑप्शन ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। और इसमें से कुछ केसेस में, जैसे यहां पर ये पहले सेक्शन में और तीसरे सेक्शन में, ये 2 सेक्शन में तो आपको पहले साल में ही ऑप्शन ऑप्ट करना पड़ेगा। बाकी सब में आप फ्री हो, जब ऑप्शन ऑप्ट करना है करो, नहीं करना है मत करो। लेकिन ये और ये सेक्शन में तो आपको पहले साल में ऑप्शन ऑप्ट करना पड़ेगा। और ऑप्शन कब तक ऑप्ट करना है? बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। तो ये केस में और ये केस में पहले साल का रिटर्न भरते समय ही आपको ऑप्ट करना पड़ेगा। बाकी ये और ये बाकी 3 केसेस में आप जब जिस साल में भी ऑप्ट करना चाहते हो उस साल के ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न के पहले आपको ऑप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज 115BBF। इसमें क्या होता है? रॉयल्टी इनकम के लिए गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दिया है, अगर आप रॉयल्टी इनकम कमाते हो, इंडिया में पेटेंट रजिस्टर करते हो, 75% खर्चा इंडिया में करते हो, तो हम आपको ऑप्शन देते हैं, आपको 10% टैक्स लगेगा, लेकिन कोई खर्चों का डिडक्शन नहीं मिलेगा, ग्रॉस इनकम पे 10% टैक्स लग जाएगा। और ये ऑप्शन है, लेना है तो नो, नहीं लेना है मत लो, नहीं लोगे तो हम नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से गवर्न कर दोगे। प्लस यहाँ पर एक और रिस्ट्रिक्शन है, एक बार ये ऑप्शन ले लिया तो आपको 5 साल तक इस ऑप्शन में रहना पड़ेगा, 44AD जैसा 44AD में था ना वैसा। तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन कब तक ऑप्ट करना है? यू हैव टू ऑप्ट दिस ऑप्शन ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। रिटर्न भरने के पहले आपको ये ऑप्शन ऑप्ट करना है, ये टाइम लिमिट है यहाँ पर। ठीक है, फिर 115JB और 115JC के अंदर आपको अपना बुक प्रॉफिट और आपका एडजस्टेड टोटल इनकम कंप्यूट करके देना होता है, तो उसको सीए सर्टिफाई करता है फॉर्म 29B और 29C के अंदर। तो वो कब तक करना होता है? वो ड्यू डेट ऑफ टैक्स ऑडिट के पहले, दैट इज 1 मंथ प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। तो टैक्स ऑडिट में जो ड्यू डेट है वो डेट के पहले आपको फॉर्म 29B इन केस ऑफ 115JB दैट इज मैट, एंड फॉर्म 29C इन केस ऑफ 115JC दैट इज AMT आपको कंप्यूटेशन करके देना पड़ेगा। ठीक है, और सीए का साइन वाइन लेके वो फॉर्म अपलोड करना पड़ता है। ठीक है, तो बहुत कुछ महान चीज नहीं है। उसके बाद 115JG करके एक अतरंगी सेक्शन है, आपने नॉन रेसिडेंट के चैप्टर में पढ़ा होगा कि अगर फॉरेन बैंक का इंडिया में कोई ब्रांच है और अगर वो ब्रांच इंडियन सब्सिडरी में कन्वर्ट करता है तो गवर्नमेंट उसको बहुत सारे रिलैक्सेशन देती है। जैसे जो भी एसेट्स ट्रांसफर होगा ब्रांच से इंडियन सब्सिडरी में वो माफ हो जाएगा, उस पर कैपिटल गेन्स नहीं लगेगा, उसके लॉसेस ट्रांसफर हो जाएंगे, उसके यूएडी ट्रांसफर हो जाएंगे, उसका मैट क्रेडिट भी ट्रांसफर हो जाएगा, सब्जेक्ट टू लॉट ऑफ कंडीशंस एज मेंशन्ड बाय आरबीआई इन इट्स नोटिफिकेशन। तो आपको वो सारे कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। आगे जाकर पता चलता है कि आपने उसमें से कोई भी कंडीशन अगर वायलेट किया है
तो आपका जो पहले एग्जामेशन मिला था और जो रिलैक्सेशन मिला था वो सब विड्रॉ हो जाएगा। तो वो विड्रॉ करने का टाइम लिमिट क्या है? तो पहले तो आपको एग्जामेशन देंगे, कंडीशन के साथ देंगे, फिर आगे जाकर कंडीशन वायलेट किया तो वो पुराना एग्जामेशन जो दिया था वो विड्रॉ कर लेंगे। तो विड्रॉ करने का टाइम लिमिट क्या है? विद इन 4 years फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच यू वायलेट द कंडीशन। जिस साल में भी आप कंडीशन वायलेट करोगे उस साल के एंड से 4 साल के अंदर असेसिंग ऑफिसर आपका पुराने सालों का ऑर्डर क्या करेगा? ऑर्डर ए और रेक्टिफाई कर देगा, ठीक है, और रेक्टिफाई करके आपको एक टैक्स लायबिलिटी बता देगा। नेक्स्ट 115 क्यूए क्या है? जहां पर एक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के शेयर्स को बायबैक करती है। बायबैक करने के बाद उसको क्या करना पड़ता है? अब से बायबैक करने पर शेयर होल्डर पे टैक्स नहीं आता है, कंपनी पे टैक्स आता है 23.296% का टैक्स 115 क्यूए में। तो वो टैक्स कंपनी को कब तक भरना है? 14 days फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट टू शेयर होल्डर। जब शेयर होल्डर को पैसा दिया उसके 14 दिन के अंदर कंपनी को वो टैक्स भरना पड़ेगा, नहीं तो कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट पेनाल्टी ये सब लगना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो बायबैक का टैक्स कंपनी कब तक भरेगी? उसका टाइम लिमिट है 14 days फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट टू द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर को जब पैसा दिया उसके अगले दिन से 14 दिन के अंदर आपको वो पेमेंट करना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, टैक्स का जो भी है 23.296% का टैक्स आता है, ठीक है। नेक्स्ट 115 टीडी में क्या बोला गया है? 115 टीडी में बोला गया है जो अक्रीडेड इनकम के ऊपर बोला गया है कि अगर एक ट्रस्ट डिसॉल्व हो जाता है और 12 महीने के अंदर अगर वो अपना असेट दूसरे ट्रस्ट को बेच देता है तो उस पर टैक्स नहीं लगता है, ठीक है, तो उस पर टैक्स बच जाएगा। तो मैं एक ट्रस्ट हूं, मैं एक टैक्सेबल ट्रस्ट हूं, और मैं एक एग्जाम ट्रस्ट हूं, सेक्शन 11 के अंदर रजिस्टर्ड हूं, 12A के अंदर रजिस्टर्ड हूं, और अगर मेरा डिसोल्यूशन होता है तो मेरे को 12 महीने के अंदर वो असेट्स ट्रांसफर करना है किसी दूसरे ट्रस्ट को। तो अगर मैं दूसरे ट्रस्ट को ट्रांसफर कर देता हूं तो मुझे अक्रीडेड इनकम का टैक्स नहीं लगेगा, नहीं तो मेरे ऊपर अक्रीडेड इनकम का टैक्स लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मुझ पर अक्रीडेड इनकम का टैक्स लगता है, कब लगता है? मर्जर, दो ट्रस्ट जब मर्ज होते हैं, एक ट्रस्ट एक नॉन चैरिटेबल एक्टिविटी के साथ मर्ज हो जाता है, या तो एक ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उस केस में आपको अक्रेडिटेड इनकम पे टैक्स भरना पड़ता है, ठीक है। कुछ 34.944% का टैक्स है वो आपको भरना पड़ेगा एमएमआर के हिसाब से। तो वो टैक्स मुझे कब तक भरना है उसका टाइम लिमिट यहां दिया गया है। अगर आपका मर्जर हो रहा है दो ट्रस्ट का तो 14 दिन के अंदर मर्जर से आपको टैक्स भरना पड़ेगा, या आपका ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है तो कैंसिलेशन के दिन से आपको 14 दिन के अंदर आपको टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट कुछ असेसमेंट प्रोसीजर इनकम टैक्स अथॉरिटी के पावर से रिलेटेड टाइम लिमिट। सबसे पहला 131 सबसेक्शन 3 जहां पर वो समन वमन इशू करता है, ठीक है। वहां पर अगर ऑफिसर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स या डॉक्यूमेंट्स या इंफॉर्मेशन या कोई भी चीज आपकी बुक्स या डॉक्यूमेंट्स या कोई भी स्टेटमेंट आपका इंपाउंड करके लेकर जाता है, तो ऑफिसर मतलब असेसिंग ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर एक्सेट्रा एक्सेट्रा अगर लेकर जाता है तो वो कितने दिन तक अपने पास रख सकता है? नॉट मोर देन 15 days एक्सक्लूडिंग हॉलीडेज। हॉलीडेज को बाहर निकाल के 15 दिन से ज्यादा वो अपने पास नहीं रख सकता है। 15 दिन से ज्यादा अगर उसको रखना है तो उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा, अप्रूवल लेकर वो आप रख सकते हो, ठीक है। उसके बियॉन्ड 15 दिन के मतलब 15 दिन तक बिना अप्रूवल के भी रख सकते हो, 15 दिन से ज्यादा आपको अपने पास रिटेन करना है तो आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है ना। अगले तीन केसेस चार केसेस अगले तीन केसेस तीन चार केस इनफैक्ट सर्च से रिलेटेड है। 132(9)(a) ये क्या बोलता है? सुनो जरा, सपोज मैं अगर आपके घर पे सर्च करने आ गया और मुझे अगर वहां पर किसी और का सामान मिला तो क्या मैं उसको भी पकड़ के असेसमेंट कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं। उस केस में मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है पता है? बीइंग एन असेसिंग ऑफिसर, उस सामान को वो रेलेवेंट असेसिंग ऑफिसर के पास दो जिसके अंदर वो असेसी का जुरिस्डिक्शन आता है, ठीक है। सपोज मैं मिस्टर ए के घर पे सर्च करने जा रहा हूं, वहां पर मिस्टर बी का सामान आ जाता है, तो मिस्टर बी के सामान को मैं टच नहीं कर सकता हूं, मैं उसको मिस्टर बी के असेसिंग ऑफिसर को हैंड ओवर करूंगा। कब तक करूंगा? 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑथराइजेशन ऑफ सर्च। जब सर्च ऑथराइज हुआ था, वारंट साइन हुआ था, उसके दिन से 60 दिन के अंदर मेरे को वो असेसिंग ऑफिसर को जाकर उसको हैंड ओवर करना पड़ेगा। फिर वो असेसिंग ऑफिसर और मिस्टर बी देखेंगे आपस में, मैं उसमें टांग नहीं अड़ा सकता हूं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर सर्च के टाइम पर अगर मुझे लगता है कि मुझे कुछ प्रोविजनल अटैचमेंट करना है इन द इंटरेस्ट ऑफ प्रॉपर्टी, क्या मैं सर्च के टाइम पे प्रोविजनल अटैचमेंट कर सकता हूं? कर सकता हूं। प्रोविजनल अटैचमेंट आप सर्च के टाइम भी कर सकते हो या विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑथराइजेशन ऑफ सर्च, दोनों टाइम पे कर सकते हो। तो अगर सपोज आज सर्च हो रहा है तो और परसों ऑथराइज हुआ था तो परसों से 60 days तक आप कभी भी प्रोविजनल अटैचमेंट कर सकते हो असेसी की प्रॉपर्टी का इन द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। अगर सर्च के टाइम पर नेक्स्ट 132 सबसेक्शन 9D, अगर सर्च के टाइम पे मुझे असेसी का कुछ प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करना है तो क्या मैं वैल्यूएशन ऑफिसर को अपॉइंट कर सकता हूं? कर सकता हूं। अगेन यहां पर भी आपके पास 60 days का टाइम है कि आप वैल्यूएशन ऑफिसर को अपॉइंट कर सकते हो और 60 days के अंदर वैल्यूएशन ऑफिसर को अपॉइंट करवा सकते हो, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हो फिर से ये तीनों केसेस में आपका टाइम लिमिट सेम है, 60 days 60 days 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑथराइजेशन ऑफ सर्च। जब से सर्च वारंट बना है उसके दिन से 60 days के अंदर आपको ये सारे काम करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट 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 बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, ठीक है। सपोज गवर्नमेंट ने मेरे घर पे सर्च कर दिया, मेरे ऑफिस में सर्च कर दिया, बहुत सारा सामान उठाया लेकर चले गए, ठीक है। बहुत सारा सामान उठाया लेकर चले गए और लेकर जाने के बाद वो जो भी मेरी एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी है, ठीक है, सुन लो अच्छे से, बहुत अच्छे से सुनना, ये दोनों आपको टाइम लिमिट साथ में पढ़ना पड़ेगा। सपोज गवर्नमेंट ने 10 करोड़ का असेट्स मेरे घर से उठाकर लेकर गया, उसके बाद गवर्नमेंट आपको एक मौका देती है, जिस दिन सर्च हुआ और जिस दिन आपका असेट सीज हुआ उस मंथ के एंड से अगर 30 डेज के अंदर अगर आप जाकर नेचर और सोर्स एक्सप्लेन करते हो तो आपको वो रिलीज कर देंगे, ठीक है। वो टाइम लिमिट यहां पर दिया गया है, देखो। सपोज आज सर्च हुआ, गवर्नमेंट ने 10 करोड़ का असेट लेकर चले गए। अभी कौन सा महीना चल रहा है? ये चल रहा है अप्रैल का महीना। इस मंथ के एंड से 30 डेज के अंदर, मतलब इस मंथ के एंड से 30 डेज मतलब 30 मई तक आप जाकर गवर्नमेंट को नेचर और सोर्स एक्सप्लेन करो। तो मैंने 10 करोड़ में से 4 करोड़ का नेचर एंड सोर्स एक्सप्लेन किया, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? वो 4 करोड़ का असेट मुझे वापस देगी, लेकिन एक्जिस्टिंग लायबिलिटी रिकवर करके वापस कर देगी। तो मुझे जाना कब तक है? 30 डेज के अंदर। और गवर्नमेंट मेरे को रिकवर कब वापस कब तक करेगी उसका टाइम लिमिट ऊपर लिखा गया है।
तो मुझे जाना कब तक है, अगर 8 सर्च करके गवर्नमेंट 10 करोड़ का असेट लेके जा रही है तो 30 मई तक मुझे जाना है। अगर मैं 30 मई तक चला गया, उसके बाद 120 डेज के अंदर गवर्नमेंट मुझे वो असेट्स वापस कर देगी। 120 डेज कहां से काउंट होगा, सर्च जब से ऑथराइज हुआ था तब से 120 डेज ऑन द डेट ऑन विच द ऑथराइजेशन ऑफ सर्च वाज एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो ये दोनों टाइम लिमिट एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, इसलिए दोनों को साथ में पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट, सर्वे के समय 133A में अगर सर्वे के समय इनकम टैक्स अथॉरिटी आपके पास से कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट्स डॉक्यूमेंट्स इंपाउंड करके लेकर जाती है, तो यहां पर भी बिना अप्रूवल के वो लोग 15 दिन तक रख सकते हैं। अगर 15 दिन से ज्यादा उनको रखना है तो उनको यहां पर भी अप्रूवल लेना जरूरी है। ठीक है, चेक कर लो। नेक्स्ट, हम सबका सबसे फेवरेट सेक्शन ऑफ टाइम लिमिट, दैट इज 139(1). 139(1) का टाइम लिमिट क्या है, कंपनी कभी रिटर्न भरेगी, कंपनी हमेशा 31 अक्टूबर। ठीक है, हमेशा 31 अक्टूबर। और उसके अलावा बाकी सब लोग कब 31 अक्टूबर में भरेंगे, सुन लो अच्छे से। बाकी सब लोग अगर ऑडिट करवाते हैं तो 31 अक्टूबर, या एक फर्म ऑडिट करवाती है तो उसका पार्टनर भी 31 अक्टूबर। और अगर वो पार्टनर लोग दीव दमन, याद करो फाइनेंस एक्ट 2021 का दीव दमन दादरा नगर हवेली यहां पर रहते हैं, तो उनके स्पाउस का भी 31 अक्टूबर, याद करो, क्योंकि वहां पर उनकी इनकम स्प्लिट हो जाती है। तो बहुत ज्यादा ध्यान से होना, कंपनी हमेशा 31 अक्टूबर, बाकी सब लोग भी 31 अक्टूबर अगर ऑडिट करवाते हैं तो। ठीक है, फर्म अगर ऑडिट करवाता है तो पार्टनर भी 31 अक्टूबर। और अगर फर्म वो कुछ स्टेट्स में है जहां पर वो दीव दमन दादरा नगर हवेली, वहां पर वो स्पेशल कोड अभी भी वो पोर्चुगीज लॉ एप्लीकेबल है, तो उनके पार्टनर अगर हस्बैंड का 31 अक्टूबर है तो वाइफ का भी 31 अक्टूबर, वाइफ का 31 अक्टूबर है तो हस्बैंड का भी 31 अक्टूबर। ठीक है, नेक्स्ट 30 नवंबर कौन कौन भरेगा, 30 नवंबर को भरेगा वो लोग जिनकी ट्रांसफर प्राइसिंग वाले केसेस है। प्लस अगर फर्म का ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबल है तो पार्टनर भी 30 नवंबर। और यहां पर भी वो दादरा नागर हवेली वाला वो प्रोविजन एप्लीकेबल है कि अगर हस्बैंड ऑफ ए फर्म इज फाइलिंग द रिटर्न ऑन 30 नवंबर तो वाइफ आल्सो हैज टू फाइल ऑन 30 नवंबर एंड वाइस वर्सा। ठीक है, और बाकी सब लोग कभी आ जाएंगे, 31 जुलाई में आ जाएंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम लिमिट है क्योंकि फाइनेंस एक्ट 2021 का अमेंडमेंट है इसमें, तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, ये चीज केयरफुल रहना। ठीक है, अब इसके बाद में बहुत चिंदी चिंदी टाइम लिमिट से फटाफट में बोलता हूं। 139(3) लॉस रिटर्न कब तक भरना है आपको, 139(1) के ड्यू डेट के अंदर ही भरना है, नहीं तो लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा। कौन सा लॉस, TGBP लॉस और कैपिटल गेन्स लॉस। 139(4) बिलेटेड रिटर्न कब तक भरना है, 31 दिसंबर तक भरना है, या बिफोर कंप्लीशन ऑफ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर, बिफोर कंप्लीशन ऑफ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। यहां पर सिर्फ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ही कवर्ड है, बाकी सब असेसमेंट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अभी 139(4)A में कौन रिटर्न भरता है, चैरिटेबल ट्रस्ट। 139(4)B में पॉलिटिकल पार्टी। 139(4)C में सेक्शन 10 में जिसकी इनकम एग्जेम्प्ट है। 139(4)D में जिसकी सेक्शन 35(1)(2) और 1(3) के अंदर साइंटिफिक रिसर्च या सोशल साइंस या स्टैटिस्टिकल रिसर्च वाला इंस्टीट्यूट है। 139(4)E में कौन रिटर्न भरता है, बिजनेस ट्रस्ट। 139(4)A में कौन भरता है, इन्वेस्टमेंट फंड, AIF1 AIF2। इन सब का ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न क्या है, स्पेशल सेक्शन है, लेकिन इन सब का ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न वही है 139(1) वाला। ठीक है, 31 अक्टूबर वाला ड्यू डेट है या 30 नवंबर वाला ड्यू डेट है, इन सबको 31 अक्टूबर या 30 नवंबर के हिसाब से भरना पड़ेगा, बिकॉज इन सब के लिए ऑडिट मैंडेटरी है, इनके लिए 31 जुलाई का डेट एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट 139(5) रिवाइज रिटर्न कब तक भरोगे आप, रिवाइज रिटर्न आप भरोगे सेम एज बिलेटेड रिटर्न जैसा 31 दिसंबर तक, या बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर, उसी समय के अंदर आपको रिवाइज रिटर्न भी भरना होता है, वो टाइम लिमिट दोनों का सेम ही है। ठीक है, नेक्स्ट 140A 148 क्या है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स। ये आपको कब तक भरना है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपको भरना है बिफोर फर्निशिंग ऑफ रिटर्न, प्लस उसके अंदर जो इंटरेस्ट आता है 234A का, 234B का, 234C का, प्लस फी आती है 234F की फॉर लेट फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, 5,000 रुपए की जो फी आती है वो भी आपको सब कुछ बिफोर फर्निशिंग ऑफ रिटर्न भरना होगा, बिफोर फर्निशिंग ऑफ रिटर्न। नेक्स्ट 142A, मैं असेसिंग ऑफिसर हूं, मैंने वैल्यूएशन ऑफिसर को बोला कि मेरा प्लीज ये प्रॉपर्टी वैल्यू करके बता दो, मुझे असेसमेंट करने में दिक्कत हो रही है, मुझे प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन चाहिए। तो ये वैल्यूएशन ऑफिसर मुझे ऑफिसर रिपोर्ट कब तक देगा, विद इन 6 मंथ्स ऑन द एंड ऑफ द मंथ इन विच द रेफरेंस वाज मेड। अगर मैंने रेफरेंस आज किया था तो इस मंथ के एंड से 6 महीने के अंदर वो मुझे रिपोर्ट लाकर दे देगा, चेक कर लो। नेक्स्ट वाला अगेन बहुत प्यारा सेक्शन है आपका, इंटीमेशन कब तक गवर्नमेंट भेज देती है ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न अंडर 143(1), इट इज विद इन 9 मंथ्स। अभी ये चेंज हुआ है, इस साल से पहले 12 महीना था, अभी 9 मंथ्स हो गया फाइनेंस एक्ट 2021 से। विद इन 9 मंथ्स ऑन द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विद द रिटर्न वाज फर्निश्ड। ठीक है, अब जिस साल में भी रिटर्न भर रहे हो उसके एंड से 9 महीने के अंदर आपको इंटीमेशन भेज देना चाहिए, सेंड कर देना चाहिए, सेंड कर देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर गवर्नमेंट ने आपको एक इंटीमेशन भेजा है तो आपको गवर्नमेंट ने सपोज इंटीमेशन के अंदर वो कुछ एडिशन वेडिशन किया है तो आपको 30 डेज का टाइम लिमिट देती है, वो यहां पर लिखा गया है। ठीक है, कि आपको एक इंटीमेशन भेजते हैं, उसके बाद 30 डेज के अंदर आपको उसका रिप्लाई करना है। अगर रिप्लाई कर दोगे तो अच्छी बात है, अगर रिप्लाई नहीं कर दोगे तो गवर्नमेंट उसी बेसिस पर फाइनलाइज कर देगी, अगर रिप्लाई करोगे तो आपका रिप्लाई कंसिडर करके फिर फाइनलाइज करेगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने अगर कुछ एडलेस किया है सॉफ्टवेयर के अंदर तो आपको एक नोटिस आएगी, नोटिस के बाद आपको 30 डेज के अंदर उसका रिप्लाई करना पड़ेगा, वो यहां पर लिखा गया है। ठीक है, 143(2) स्क्रूटिनी नोटिस आपको कब तक आ जाएगी, वो आ जाएगी आपको, वो सर्व हो जाएगी आपको, यहां पर सर्व्ड वर्ड यूज है स्क्रूटिनी नोटिस में, और इंटीमेशन में गवर्नमेंट ने यूज किया है वर्ड सेंड, यहां पर गवर्नमेंट ने यूज किया है वर्ड
सर्व सर्व का मतलब आपको मिल जाना, सेंड का मतलब डिपार्टमेंट का भेज देना, दोनों में फर्क होता है, उस हिसाब से आपका आंसर गलत हो जाएगा एग्जाम के अंदर। केयरफुल रहना, अगर इतनी बारीकी से आपने नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ाई करो प्लीज उतनी बारीकी से, कि एग्जाम में उसी एंगल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देयरफॉर नोटिस कब तक सर्व हो जाएगी स्क्रूटिनी? विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द रिटर्न वाज फर्निश्ड। जिस साल में भी आप रिटर्न भरते हो उस साल के एंड से 3 महीने के अंदर आपको नोटिस सर्व हो जानी चाहिए, मतलब 30 जून तक आपको नोटिस मिल जानी चाहिए, उसके बाद मिलती है तो फिर वो नोटिस इनवैलिड नोटिस मानी जाएगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अगर कमिश्नर ने, प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर ने आपके ऊपर गार लगाने के लिए आपको नोटिस भेज दिया है, ठीक है, तो उसका आप रिप्लाई कब तक करोगे? 60 डेज के अंदर रिप्लाई करोगे मैक्सिमम। वैसे तो नोटिस के अंदर पीरियड लिखा रहता है विद इन सच पीरियड एज स्पेसिफाइड इन द नोटिस, बट वो 60 डेज से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो कमिश्नर आप चाहता है कि आपके ऊपर आपने कुछ इम्परमिसेबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट किया है, तो कमिश्नर आपके ऊपर गार लगाना चाहता है, तो वो आपको एक शो कॉज नोटिस भेजता है, तो उसके अंदर वो मैक्सिमम आपको 60 डेज का टाइम लिमिट देगा, उससे ज्यादा नहीं देगा। वैसे तो टाइम लिमिट नोटिस के अंदर लिखी होती है, बट मैक्सिमम 60 डेज है, ठीक है। एक बार कमिश्नर ने डिसाइड कर दिया कि बाहर गार लगाना ही है, लगाना ही है, लगानी ही है, तो फिर वो डायरेक्शन कब तक इशू कराएगा? इशूइंग डायरेक्शन बाय अप्रूविंग पैनल इन रिस्पेक्ट ऑफ डिक्लेरेशन अंडर, तो कब तक डायरेक्शन? विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द रेफरेंस अंडर 44BA सबसेक्शन 4 वाज रिसीव्ड फ्रॉम द कमिश्नर। तो जैसे 6 महीने के अंदर वो क्या करेगा? वो फाइनल कर देगा कि आपके ऊपर गार लगाना है कि नहीं लगाना है, चेक कर लो। नाउ अगले 4 सेक्शंस आर बेस्ड ऑन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल, जो 144C के अंदर लिखा है। उसमें सबसे पहला टाइम लिमिट क्या है, सुनो जरा। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल वाला केस कुछ एलिजिबल असेसीज के लिए एप्लीकेबल है, जिसके अंदर नॉन रेसिडेंट हमेशा एलिजिबल है, फॉरेन कंपनी हमेशा एलिजिबल है, और बाकी सब तब एलिजिबल है जब उनके केस में टीपीओ कुछ इनकम बढ़ा देता है या कुछ एक्सपेंस को घटा देता है, जब प्रेजुडिशियल ऑर्डर पास करता है। तो सुनो जरा, उसके केस में क्या होता है कि डायरेक्टली असेसिंग ऑफिसर ऑर्डर नहीं पास कर सकता। असेसिंग ऑफिसर असेसी को, एलिजिबल असेसी को ड्राफ्ट ऑर्डर देगा, और ड्राफ्ट ऑर्डर मिलने के बाद 30 डेज का टाइम है असेसी के पास कि वो या तो उसको एक्सेप्ट करे या ऑब्जेक्ट करे। एक्सेप्ट करेगा तो बहुत अच्छी बात है, मैटर क्लोज हो जाएगा। ऑब्जेक्ट करेगा तो फिर मैटर डीआरपी के पास चला जाएगा। तो सबसे पहला टाइम लिमिट यहां पर दिया गया है कि ड्राफ्ट ऑर्डर पास होने के बाद वो मुझे भेजेगा, मेरे भेजने के बाद मैं कब तक एक्सेप्ट करूं, कब तक ऑब्जेक्ट करूं। तो उसका टाइम लिमिट है विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द असेसी, रिसीट बाय असेसी ऑफ द ड्राफ्ट ऑर्डर। एक बार मुझे ड्राफ्ट ऑर्डर मिल गया, उसके 30 डेज के अंदर मैं या तो एक्सेप्ट कर सकता हूं या तो ऑब्जेक्ट कर सकता हूं। अच्छा, अगर मैंने एक्सेप्ट कर दिया तो फिर बहुत अच्छी बात है। एक्सेप्ट कर दिया तो फिर असेसिंग ऑफिसर अपना फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास कर देगा। वो कब तक पास करेगा? विद इन 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द एप्लीकेशन इज रिसीव्ड और द पीरियड फाइलिंग द ऑब्जेक्शन एक्सपायर्स अंडर 144C सबसेक्शन 2। तो ठीक है, अभी 30 डेज का टाइम लिमिट मुझे दिया है ऑफिसर ने, ठीक है। ऑफिसर ने मुझे 30 डेज का टाइम लिमिट दिया। अगर मैं 30 डेज के अंदर रिप्लाई कर देता हूं तो विद इन 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विद द 30 डेज, जब मैंने रिप्लाई किया, या 30 डेज में रिप्लाई नहीं करता हूं तो जब 30 डेज एक्सपायर हो जाएगा उसके एंड से 30 डेज के अंदर, उसके एंड से 1 महीने के अंदर वो क्या करेगा? अपना फाइनल ऑर्डर पास कर देगा। देखो दो पॉसिबिलिटी ना, ऑफिसर ने मुझे ड्राफ्ट ऑर्डर भेजा, मेरे को 30 डेज के अंदर रिप्लाई करना है। अगर मैं रिप्लाई 2 दिन में कर देता हूं तो फिर टाइम लिमिट वहीं से चालू हो जाएगा फाइनल ऑर्डर पास करने का। और अगर 2 दिन नहीं, मैं 30 डेज तक रिप्लाई नहीं किया तो फिर ऑफिसर असम्पशन लेगा कि भाई वो तो एक्सेप्ट करना चाहता है, क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं करते हो मतलब आप एक्सेप्ट करते हो ना, तो फिर उस हिसाब से टाइम लिमिट विल स्टार्ट फ्रॉम जब आपका वो 30 डेज एक्सपायर होता है उसके एंड से 1 मंथ के अंदर वो आपका फाइनल ऑर्डर पास कर देगा। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? ये तो एक्सेप्टेंस वाली पॉसिबिलिटी हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी है क्या? मैं को एक्सेप्ट नहीं करना है, मेरे को ऑब्जेक्ट करना है। तो मुझे अगर ऑब्जेक्ट करना है तो फिर मेरा मैटर कहां चला जाएगा? डीआरपी में चला जाएगा। और डीआरपी अपना डायरेक्शन कब तक इशू करेगा? फिर डीआरपी के हाथ में। तो डीआरपी अपना डायरेक्शन कब तक इशू करेगा? वो 144C सबसेक्शन 12 के अंदर लिखा है, विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द ड्राफ्ट ऑर्डर इज फॉरवर्डेड टू द एलिजिबल असेसी। तो जब ये वाला ऑर्डर है ना, ये ड्राफ्ट ऑर्डर असेसी को फॉरवर्ड किया था ना, उसके एंड से 9 मंथ्स के अंदर डीआरपी को अपना ऑर्डर डायरेक्शन पास करना पड़ेगा। और डायरेक्शन पास करके डीआरपी किसको देगा? असेसी को देगा और एओ को देगा। उसके बाद एओ अपना फाइनल असेसमेंट ऑर्डर कब तक पास करेगा? वो यहां पर लिखा गया 144C सबसेक्शन 13 के अंदर, विद इन 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच सच डायरेक्शन इज रिसीव्ड। ये वाला डायरेक्शन उसको जब मिला उस मंथ के एंड से 1 महीने के अंदर वो अपना ऑर्डर पास करेगा। चेक करो। अब 147 से रिलेटेड कुछ टाइम लिमिट्स देखते हैं। सबसे पहले एक नया सेक्शन जो इंसर्ट हुआ है बाय फाइनेंस एक्ट 2021, दैट इज 148A, जिसमें अब असेसिंग ऑफिसर 148 की नोटिस भेजने के पहले आपको 148A में एक शो कॉज नोटिस भेजेगा और उसका आपको रिप्लाई करना है। शो कॉज नोटिस भेजेगा, उसका आपको रिप्लाई करना है। कब तक रिप्लाई करना है? 7 डेज से लेकर 30 डेज के अंदर आपको रिप्लाई करना है। अगर आप एप्लीकेशन दोगे तो मिनिमम 7 डेज का टाइम देगा, मैक्सिमम 30 डेज का टाइम लिमिट देगा। लेकिन अगर आप एप्लीकेशन दोगे तो वो 30 डेज से ज्यादा का एक्सटेंशन भी दे सकता है, ठीक है। एक बार आप रिप्लाई कर दोगे उसके बाद में एओ क्या करेगा? अपना ऑर्डर पास करेगा 148A के अंदर, दैट इज कि आपका केस 147 में खोलने लायक है या नहीं है। तो वो ऑर्डर कब तक पास करेगा? अगर आप रिप्लाई देते हो तो विद इन 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द रिप्लाई इज रिसीव्ड। अगर रिप्लाई देते हो तो विद इन 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द रिप्लाई इज रिसीव्ड। और अगर आप रिप्लाई नहीं देते हो तो विद इन 1 मंथ फ्रॉम दी, यहां पर भी 2 मंथ नहीं है, 1 मंथ है। अपनी बुक में भी वो गलत था एक्चुअली, यहां पर भी 1 मंथ कर देना, वो मिस्टेक था, ठीक है, बुक के अंदर। तो अगर आप रिप्लाई दे देते हो तो विद इन 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द रिप्लाई इज रिसीव्ड। और अगर आप रिप्लाई नहीं देते हो तो जैसे ही विद इन 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द टाइम अलाउड और एक्सटेंडेड टाइम अलाउड टू द असेसी इज एक्सपायर्ड।
तो दो टाइम लिमिट है यहां पर, देखो बहुत ध्यान से सुनना। पहले तो आपको शो कॉज नोटिस भेजेगा, 7 दिन से लेकर 30 डेज का टाइम लिमिट देगा, एक्सटेंशन भी दे सकता है से और 30 डेज का एक्सटेंशन भी दे सकता है, ठीक है। तो उसके अंदर आपको रिप्लाई करना है। अगर आपने रिप्लाई कर दिया तो जब रिप्लाई किया उसके एंड से, उस मंथ के एंड से 1 महीने के अंदर वो ऑर्डर पास करेगा कि आपका केस फिट है 147 में खोलने लायक कि नहीं है। और अगर आप रिप्लाई नहीं करते हो तो जब टाइम लिमिट एक्सपायर हो जाता है ना, ये वाला टाइम लिमिट जब एक्सपायर हो जाएगा ना, उसके मंथ के एंड से 1 महीने के अंदर आपको वो ऑर्डर पास करके बता देगा कि आपका केस फिट है या नहीं है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, नोटिस कितने साल के लिए भेजी जाएगी? तो अब गवर्नमेंट ने दो टाइम लिमिट रखा है, या तो 3 साल के लिए, 3 साल तक नोटिस भेजेंगे, या तो 10 साल तक। नॉर्मल केसेस में 3 साल तक। 3 साल कैसे काउंट होगा? जो भी रेलेवेंट असेसमेंट ईयर है उसके एंड से 3 साल। सपोज प्रीवियस ईयर 21-22 असेसमेंट ईयर 22-23 है, तो असेसमेंट ईयर 22-23 से लेकर 3 साल के अंदर गवर्नमेंट नोटिस भेज सकती है। लेकिन कुछ केसेस में गवर्नमेंट 10 साल तक की नोटिस भी भेज सकती है। वो केसेस कौन से? अगर असेसिंग ऑफिसर के पास ये एविडेंस है कि आपने इनकम जो एस्केप की है वो पर ईयर में हर एक साल की इनकम, जिस साल की भी इनकम 50 लाख या उससे ज्यादा की एस्केप की है, लाइकली टू अमाउंट 50 लाख और मोर, एंड दैट इनकम इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ असेट, तो बाय डिफॉल्ट तो 3 साल से ज्यादा आप नोटिस भेज नहीं सकते हो, 3 साल के आगे नोटिस भेज नहीं सकते हो। लेकिन 3 साल के बियॉन्ड 10 साल तक भी नोटिस भेज सकते हो अगर असेसिंग ऑफिसर के पास एविडेंस है कि आपने 50 लाख या उससे ज्यादा की इनकम चुराई थी उन ईयर्स में, और वो इनकम आज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ असेट। असेट का मतलब क्या होता है वो भी गवर्नमेंट ने डिफाइन किया है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के तौर पे बिल्डिंग और लैंड, या शेयर्स एंड सिक्योरिटी, या लोन्स एंड एडवांसेस, या डिपॉजिट्स इन बैंक अकाउंट। इन सब तरीके से अगर वो रिप्रेजेंटेड है तो आपके ऊपर 10 साल तक का भी असेसमेंट खुल सकता है। सर ये 50 लाख का लिमिट वो एग्रीगेट देखना है सारे सालों में मिला के, या पर ईयर में? जिस साल में भी 50 लाख से ज्यादा की इनकम चुराई है, या 50 लाख या उससे ज्यादा, 50 लाख या उससे ज्यादा, 50 लाख से ज्यादा गलत है, 50 लाख या उससे ज्यादा की इनकम जिस ईयर में भी चुराई है उस साल की नोटिस आपको 10 साल तक आ सकती है, ठीक है। ये केयरफुल रहना। 150 इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है, यहां पर बोला गया, यहां पे इनफैक्ट कोई टाइम लिमिट नहीं है, इसलिए इस पे इतना बात करके मतलब नहीं, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूं क्या सेक्शन है। अगर कोई हाई कोर्ट का ऑर्डर आता है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है, आईटैट का ऑर्डर आता है, कमिश्नर का ऑर्डर आता है, सीआईटी अपील का ऑर्डर आता है, उसके बेसिस पर अगर एओ को 147 खोलना है तो उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं। बाय डिफॉल्ट टाइम लिमिट है ना 3 साल और 10 साल, लेकिन इन अगर अथॉरिटीज के ऑर्डर के बेसिस पर अगर कोई 147 खोलना है तो गवर्नमेंट के अंदर कोई टाइम लिमिट गवर्नमेंट ने नहीं दिया है, ठीक है। नाउ 153(1) पे आ जाते हैं। 153 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है? व्हाट इज द टाइम लिमिट टू पास ए रेगुलर असेसमेंट ऑर्डर एंड बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर। देखो यहां पर मल्टीपल टाइम लिमिट है, लेकिन अपने लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम लिमिट क्या है मालूम? वो ये है A/21-22 और उसके बाद क्या होने वाला है वो बताओ ना। देखो A/21 और 22 से टाइम लिमिट कितना हो गया? मैंने आपको क्लास में भी बोला है, पहले 12 मंथ्स था, अभी 9 मंथ्स हो गया है। और उससे पहले कितना था? उससे पहले 18 मंथ था, उससे पहले 21 मंथ था, उससे पहले 24 मंथ भी था। तो अपने को वो सब चीज भाषण देखना नहीं, लेकिन फिर भी मैंने यहां पर डाल दिया फॉर योर रेफरेंस। आज क्या टाइम लिमिट है वो बताओ। आज है 143 और 144 का टाइम लिमिट है टू कंप्लीट असेसमेंट। इट इज 9 मंथ्स ऑन द एंड ऑफ रेलेवेंट एबाय, और अगर आपका मैटर टीपीओ के पास रेफर हुआ है तो 9 मंथ्स प्लस 12 मंथ्स एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगा, यहां पर चेक कर लो, ठीक है। ये रेगुलर असेसमेंट और बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का टाइम लिमिट है। अच्छा, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट का टाइम लिमिट क्या है? इट इज 12 मंथ्स। आज क्या है और पहले क्या था मैं दोनों बता देता हूं। इनकम एस्केपिंग असेसमेंट का टाइम लिमिट इज 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द नोटिस अंडर 148 वाज सर्व टू द असेसी। जिस साल में भी 148 की नोटिस आपको सर्व हुई थी उस साल के एंड से 12 महीने के अंदर असेसमेंट ऑर्डर पास हो जाना चाहिए। पहले वो टाइम लिमिट 9 मंथ्स था, अभी ये टाइम लिमिट 12 महीना है। प्लस अगर आपका मैटर टीपीओ के पास रेफर हुआ है तो आपको और 12 महीने का एक्स्ट्रा टाइम लिमिट मिल जाएगा, मतलब 24 मंथ। चेक कर लो, ठीक है, ठीक है। 153 सब सेक्शन 3, इसमें आप इन दोनों सेक्शंस को एक साथ पढ़ना और इस सेक्शन को अलग पढ़ना, ठीक है। 254 क्या बोलता है, 263 क्या बोलता है, 264 क्या बोलता है, यहां पर उसका क्या रेफरेंस है? 254, 263, 264। 254 आईटैट का ऑर्डर है और 263 और 264 सीआईटी का ऑर्डर है, रिविजनरी ऑर्डर। इन सारे ऑर्डर्स में गवर्नमेंट ने इन सारी अथॉरिटीज को पावर दिया है कि दे कैन रिमांड बैक द केस टू असेसिंग ऑफिसर। तो अगर इन लोगों ने केस वापस से असेसिंग ऑफिसर को रिमांड बैक किया तो असेसिंग ऑफिसर अपना जो ऑर्डर है वो कब तक पास करेगा? मान लो कि अगर आईटैट ने मैटर वापस से असेसिंग ऑफिसर को ट्रांसफर कर दिया तो आईटैट अगर वापस से एओ को रिमांड बैक करता है तो एओ अपना ऑर्डर कब तक पास करेगा? सिमिलरली अगर सीआईटी अपना मैटर वापस से ऑर्डर रिमांड बैक करता है तो एओ अपना ऑर्डर कब तक पास करेगा? तो उसका टाइम लिमिट क्या है? 12 मंथ्स। लेकिन 12 मंथ्स में वो नहीं हो जाना, गड़बड़ नहीं कर देना। 12 मंथ्स क्या है, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना। इट इज 12 मंथ्स ऑन द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द ऑर्डर अंडर 254 इज रिसीव्ड बाय द असेसिंग, रिसीव्ड बाय द सीआईटी। और 263 और 264 के लिए लिखा है 12 मंथ्स ऑन द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द ऑर्डर इज पास्ड बाय द सीआईटी। बहुत ज्यादा केयरफुल सुनना। 254 कौन सा केस है? आईटैट वाला केस है। इतना इंपॉर्टेंट टाइम लिमिट नहीं है, बहुत अतरंगी टाइम लिमिट है। ये पढ़िए, अगर आने लगा एग्जाम में तो सभी फेल हो जाएंगे, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूं। बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की टाइम लिमिट है, लेकिन क्लास में मैंने आपको लंबा टाइम स्केल का डायग्राम बना के एक्सप्लेन किया हूं ये पूरा का पूरा। मैं फिर से एक बार बोल देता हूं, अभी क्लास में जाकर चेक करना, आपने पूरा नोट लिखा होगा इस पर कि अगर 254 में सीआईटी किसको, आईटैट किसको बोलता है? एओ को, कि भाई जा तेरे को केस रिमांड बैक करता हूं, तो उसको कब तक ऑर्डर पास करना पड़ेगा? 12 मंथ्स ऑन द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द
ऑर्डर इज रिसीव्ड बाय सीआईटी, सीआईटी को जब देखो आईटेट डायरेक्टली एओ से बात नहीं करता, आईटेट सीआईटी को ऑर्डर देता है, तो सीआईटी ने जब रिसीव किया था उस मंथ के एंड से 12 महीने के अंदर आपको पास करना पड़ेगा, उस साल के एंड से 12 महीने के अंदर उसको ऑर्डर पास करना पड़ेगा। लेकिन 263 264 में अगर सीआईटी ने ऑर्डर पास किया और एओ को दिया, तो यहां पर 12 महीना कहां से काउंट होगा, जब सीआईटी ने ऑर्डर पास किया ना वहां से 12 महीना काउंट होगा। चेक करना लॉ को बहुत बारीकी से, बहुत बारीकी से चेक कर लेना लॉ को। तो चलिए आगे बढ़ते टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन एंड दैट इज सेक्शन 154। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम लिमिट है आपके एग्जाम के लिए। इसमें क्या बोला गया है, रेक्टिफिकेशन ऑफ अ मिस्टेक अपैरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड। अब यहां पर दो टाइम लिमिट दी गई है। पहला, अगर डिपार्टमेंट सो मोटो रेक्टिफिकेशन करता है, खुद से रेक्टिफिकेशन, तो टाइम लिमिट सुन लो, इट इज 4 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द ऑर्डर सॉट टू बी रेक्टिफाइड वाज पास्ड। तो जब भी ऑर्डर पास हुआ था, जिसको आप रेक्टिफाई करना चाहते हो, जिस ऑर्डर को आप रेक्टिफाई करना चाहते हो वो कब पास हुआ था, देखो उस साल के एंड से 4 साल के अंदर आपको रेक्टिफिकेशन कर लेना है। ठीक है, ये हो गया बात सो मोटो रेक्टिफिकेशन। लेकिन अगर अससी एप्लीकेशन देगा तो आप कब तक रेक्टिफिकेशन करोगे, देन इन दैट केस इट इज विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द एप्लीकेशन इज रिसीव्ड बाय द अथॉरिटी। तो उस केस में इट इज विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द एप्लीकेशन इज रिसीव्ड बाय द अथॉरिटी। तो सो मोटो कब तक रेक्टिफाई करोगे, 4 साल। 4 साल कैसे काउंट करेगा, फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द ऑर्डर सॉट टू बी रेक्टिफाइड वाज पास। सपोज ऑर्डर रेक्टिफाइड जो रेक्टिफाई करना है आपको ऑर्डर, वो 21-22 में पास हुआ था, तो 21-22 के एंड से 4 साल 31 मार्च 2026 तक। और अगर अससी एप्लीकेशन देता है तो जिस महीने में एप्लीकेशन रिसीव हुआ, जिस महीने में, उस महीने के एंड से 6 महीने के अंदर आपको ऑर्डर पास करना पड़ेगा। ठीक है, सेक्शन 154 के अंदर। ना 155 सबसेक्शन 15 और 155 सबसेक्शन 16 ये स्पेशल रेक्टिफिकेशन है। उसमें 155 सबसेक्शन 15 टारगेट करता है सेक्शन 50C को। अब क्या बोलता है एग्जैक्टली 50C में, आपको पता होगा कि 50C के अंदर आप जो सेल कंसिडरेशन लेते हो, दैट इज स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और एक्चुअल सेल कंसिडरेशन व्हिचएवर इज हायर। अगर आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110% से ज्यादा है तो ठीक है, तो अगर आपके स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और एक्चुअल कंसिडरेशन में 110% से ज्यादा डिफरेंस है तो आपको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेना है। अब जब आप स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेते हो तो अससी उसको चैलेंज कर सकता है कोर्ट में। तो अगर अससी ने उसको कोर्ट में चैलेंज कर दिया, ठीक है, और आगे जाके से 4 साल 5 साल 6 साल बाद कोर्ट ने उस वैल्यू को क्या कर दिया, रिवाइज कर दिया, तो फिर एओ को क्या करना पड़ेगा, पीछे जाके अपना ऑर्डर रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो वो ऑर्डर को रेक्टिफाई करने का टाइम लिमिट क्या है, इट इज 4 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट हैज अराइव्ड। जब अपना कोर्ट का ऑर्डर आता है, कोर्ट जब अपना रिवीजन करता है, कोर्ट जब अपना अमाउंट चेंज करता है, उस साल के एंड से 4 साल के अंदर और एओ रेक्टिफाई करेगा। ठीक है, सिमिलरली यहां पर 155 सबसेक्शन 16 के अंदर सेक्शन 45 सबसेक्शन 5 के केसेस को कवर किया गया है। यहां पर क्या बोला गया है सर, कि सपोज गवर्नमेंट ने आपकी प्रॉपर्टी कंपल्सरीली एक्वायर कर ली, आपको ओरिजिनल कॉम्पेंसेशन दे दिया, उसके बाद में गवर्नमेंट ने आपको एनहांस कॉम्पेंसेशन भी दे दिया, उस एनहांस कॉम्पेंसेशन से आप दुखी हो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या डिपार्टमेंट दुखी है एक्सेट्रा, जो भी है, ठीक है, तो वो मैटर चला गया कोर्ट में। ठीक है, कोर्ट में गया तो कोर्ट ने उस एनहांस कॉम्पेंसेशन को घटा दिया, तो वो घटा दिया, तो उस केस में भी आपको पीछे जाके अपने ऑर्डर को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो उसका टाइम लिमिट क्या, उसका टाइम लिमिट भी वही है जो ऊपर था, 4 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट हैज कम। तो ऑर्डर अगर कोर्ट का से 5 साल 6 साल 8 साल बाद आता है, जब भी आता है उस साल के एंड से आपको 4 साल का टाइम मिल जाएगा टू रेक्टिफाई द ऑर्डर ऑफ असेसमेंट ऑफ अर्लियर ईयर्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 172 सबसेक्शन 3, ये क्या बोलते हैं, अगले कुछ सेक्शंस, ये 2 सेक्शंस क्या बात करते हैं, पहले मैं उस पर बात कर देता हूं आपको। ये नॉन रेसिडेंट शिप ओनर्स के लिए, अगर नॉन रेसिडेंट का शिप इंडिया में आता है, तो अगर वो इंडिया से लोगों को लेकर जाता है, सामान लेकर जाता है एक्सेट्रा, तो वो जो भी पैसा कमाता है वो इंडिया में टैक्सेबल है। तो जो मास्टर ऑफ द शिप है, जो कैप्टन ऑफ द शिप है, उसको पूरा डिटेल देना पड़ता है, किसको, असेसिंग ऑफिसर को, नहीं तो शिप छोड़ के जाने नहीं देगा। तो वो डिटेल कब तक देगा, जब शिप छूटेगी उससे पहले दो, उससे पहले सारा डिटेल देना होता है, टैक्स भी भरना होता है, या अगर इमीडिएटली नहीं दे सकते हो तो गवर्नमेंट ऑफिसर दैट इज असेसिंग ऑफिसर आपको 30 डेज का टाइम देगा। वो यहां पर लिखा गया, चेक करो, तो 30 डेज का आपको पूरा स्टेटमेंट भर के देना पड़ेगा। इतने लोग हमारे शिप में चढ़े, इतना सामान शिप में चढ़ा, इतने लोग, इतना लाइफ स्टॉक है, इतना इतना खत है, खत मतलब जो लेटर्स एंड ऑन मेल्स, ठीक है, इतना सब सामान है, ये पूरा डिटेल उसको देना पड़ेगा कभी, और पैसा भी, टैक्स भी भरना पड़ेगा कभी, शिप के डिपार्चर के पहले। अगर शिप इंडिया से लेकर जाना चाहते हो तो ये सब पहले दो, नहीं तो लेके जाने नहीं देंगे। ठीक है, समय मांग सकते हैं, यस, अगर समय मांग सकते हो तो अगर अच्छी बात है, अगर ऑफिसर आपको समय देता है जेन्युइन केस है, तो ऑफिसर आपको 1 महीने का समय देगा, दैट इज 30 डेज का समय देगा। ठीक है, उससे ज्यादा समय नहीं देने वाला है। अच्छा, एक बार ये हो गया तो उसके बाद क्या, आपका ऑर्डर भी, आपने उसको स्टेटमेंट दे दिया, तो ऑफिसर क्या उसके बाद ऑर्डर पास करेगा, यस, उसके बाद ऑफिसर ऑर्डर पास करता है 172 सबसेक्शन 4A के अंदर। कब तक पास करेगा, टाइम लिमिट बराबर से सुन लेना, विद इन 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच दिस रिटर्न वाज फर्निश्ड। ये ऊपर वाला रिटर्न जब आपने फर्निश किया था, उस महीने के एंड से, उस साल के एंड से, उस साल जिस साल में वो रिटर्न फर्निश किया था, सपोज रिटर्न आपने 21-22 में फर्निश किया था, तो इस साल के एंड से 9 months के अंदर आपको वो ऑर्डर पास करके दे देगा और बताएगा कि भाई आपने जो यहाँ रिटर्न में फर्निश किया था वो सही है या गलत है, वो आपको भेज देगा। ठीक है, वो डिटेल भेज देगा आपको। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट
पार्टनरशिप फर्म को अपनी पार्टनरशिप डीड की सर्टिफाइड कॉपी डिपार्टमेंट को देनी होती है एटलीस्ट जब आप पहली बार रिटर्न भरते हो जिंदगी में। सपोज मैंने इस साल एक पार्टनरशिप फर्म फॉर्म किया और पहली बार रिटर्न भर रहा हूं, तो अगर मैंने इस साल पार्टनरशिप फर्म किया और पहली बार रिटर्न भर रहा हूं, तो मुझे अपने पार्टनरशिप डीड की सर्टिफाइड कॉपी गवर्नमेंट को देनी पड़ती है। कब तक देनी पड़ती है? अलॉन्ग विद द रिटर्न ऑफ इनकम, आईटीआर के साथ आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट 200 सबसेक्शन 3 ये बात करता है टीडीएस रिटर्न का। टीडीएस रिटर्न आप क्वार्टरली भरते हो, आप सभी को पता होगा। तो पहले क्वार्टर का टीडीएस रिटर्न आप कब भरोगे? जून क्वार्टर का 31 जुलाई, उसके बाद सितंबर क्वार्टर का 31 अक्टूबर, उसके बाद दिसंबर क्वार्टर का 31 जनवरी, उसके बाद मार्च क्वार्टर का 31 मई को आप टीडीएस का रिटर्न भरोगे। और एक बार आप रिटर्न भर दोगे, उसके बाद जैसे इनकम टैक्स का रिटर्न भरने के बाद इनकम टैक्स का इंटीमेशन आता है, वैसे ही टीडीएस का रिटर्न भरने के बाद भी टीडीएस का इंटीमेशन आता है सेक्शन 200A1 के अंदर। तो टीडीएस का इंटीमेशन कब तक भेज देगी गवर्नमेंट? विद इन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द रिटर्न ऑफ टीडीएस वाज फर्निश्ड। तो देखो, इनकम टैक्स का इंटीमेशन का टाइम लिमिट गवर्नमेंट ने घटाकर 1 ईयर से 9 मंथ्स कर दिया 143 सबसेक्शन 1 में। लेकिन यहां पर गवर्नमेंट ने टाइम लिमिट घटाया नहीं है, यहां पर गवर्नमेंट ने टाइम लिमिट अभी भी 12 महीना ही रखा है। तो टीडीएस के इंटीमेशन का टाइम लिमिट अभी भी 12 मंथ्स ऑन द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है। उसी तरीके से टीसीएस का भी इंटीमेशन आपको 206 सबसेक्शन 3 के अंदर 206 सबसेक्शन 3 में टीसीएस के रिटर्न भरने पड़ते हैं। अगर आप टीसीएस कलेक्ट करके भरने के लिए लायबल है तो आपको उसका आईटीआर, उसका रिटर्न भी भरना पड़ेगा। उसका रिटर्न भरने का टाइम लिमिट क्या है? 15 दिन पहले है। जैसे जून क्वार्टर का 15 जुलाई, और सितंबर क्वार्टर का 15 अक्टूबर, और दिसंबर क्वार्टर का 15 जनवरी, और मार्च क्वार्टर का 15 मई, ठीक है। तो 15 डेज पीछे आप चले जाओ तो आपको टीसीएस रिटर्न्स के डेट पता चल जाएंगे। उसके बाद टीसीएस का भी आपको इंटीमेशन भरना पड़ता है, चेक करो। टीसीएस का भी आपको इंटीमेशन आएगा सेम एज टीडीएस 206 सीबी सबसेक्शन 1। तो 143(1) का इंटीमेशन का टाइम लिमिट क्या? 9 मंथ्स के अंदर सेंड कर देंगे फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर विद द रिटर्न वाज फर्निश्ड। और टीडीएस और टीसीएस के लिए अभी भी 12 मंथ्स है, दैट इज 1 ईयर है पूरा का पूरा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स भरना पड़ेगा। एडवांस टैक्स का भी ड्यू डेट होता है, कब तक भरना है? आपको 15 जून तक 15% भर देना है, आपको 15 सितंबर तक 45% भर देना है, आपको 15 दिसंबर तक 75% भर देना है, और आपको 15 मार्च साल जब खत्म हो रहा है उसके 15 दिन पहले दैट इज 15 मार्च तक आपको पूरा 100% भर देना है। अगर आप 44 एडी या एडीए वाले एसएससी हो, सिर्फ ये दो सेक्शन वालों को बेनिफिट है। एडी या एडीए वाले एसएससी हो तो आपको 4 क्वार्टर में नहीं भरना है, आपको साल में एक ही बार भरना है, और वो भी कभी भरना है? वो भी 15 मार्च। सिर्फ एडी और एडीए वालों को, एई वालों को नहीं है, ट्रक वालों को ये बेनिफिट नहीं है, ये सिर्फ एडी और एडीए वालों को ही है, ये चीज दिमाग में रखना, ठीक है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट से अगर आपको नोटिस ऑफ डिमांड आता है सेक्शन 156 में, तो आपको टैक्स कितने दिन में भरना है? सुन लो, अगर गवर्नमेंट से नोटिस ऑफ डिमांड आता है सेक्शन 156 में, तो आपको टैक्स भरना है 30 डेज के अंदर फ्रॉम द रिसीट ऑफ नोटिस ऑफ डिमांड। जब आपको नोटिस ऑफ डिमांड मिला उसके 30 दिन में भरना है। क्या एक्सटेंशन मिल सकता है? हाँ मिल सकता है, अगर जेन्युइन केस होगा तो एक्सटेंशन मिलेगा। क्या गवर्नमेंट टाइम घटा सकती है? यस, इफ इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू, गवर्नमेंट टाइम भी घटा सकती है। अगर गवर्नमेंट को लगता है इस बंदे को 30 डेज देना मुश्किल है, इस बंदे को 30 डेज देंगे तो ये रफू चक्कर हो जाएगा, यहां से भाग जाएगा, निकल जाएगा, तो इसका 30 डेज का टाइम लिमिट गवर्नमेंट घटा भी सकती है, चेक कर लो। नेक्स्ट, अगर आपको नोटिस ऑफ डिमांड आता है सेक्शन 156 में, उसके साथ साथ आपको इंटरेस्ट का भी नोटिस आ सकता है सेक्शन 220 में, 1% पर मंथ और पार्ट देयर। अगर आप उस इंटरेस्ट से बचना चाहते हो, मतलब उसका वेवर चाहते हो, तो आपको कमिश्नर या चीफ कमिश्नर को एप्लीकेशन देना पड़ेगा। एप्लीकेशन देने के बाद कमिश्नर अपना ऑर्डर कब तक पास करेगा, उसका टाइम लिमिट यहां दिया गया। इट इज 12 मंथ्स ऑन द एंड ऑफ द मंथ इन विच द एप्लीकेशन इज रिसीव्ड। जिस मंथ में भी एप्लीकेशन मिला उस मंथ के एंड से 12 मंथ के अंदर वो अपना ऑर्डर पास कर लेगा, चेक कर लो, ठीक है। उसके बाद कुछ टाइम लिमिट्स है, वो मैंने सारे के सारे काट दिए, वो इसलिए काट दिए क्योंकि वो सारे के सारे टाइम लिमिट्स अभी सेटलमेंट कमीशन से रिलेटेड है, और सेटलमेंट कमीशन आपके सिलेबस से इंस्टीट्यूट ने निकाल दिया। ये चीज दिमाग में रखना, ये मैंने आपको रिवीजन वीडियो में भी बोल दिया है कि सेटलमेंट कमीशन आपके सिलेबस से निकल चुका है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर सिर्फ एक एक्स्ट्रा टाइम लिमिट है जो मैंने यहाँ पर डालना भूल गया, वो एडवांस रूलिंग से रिलेटेड। अब से पता है आपको, एडवांस रूलिंग हैज बिकम बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग। और पहले जो था एडवांस रूलिंग के ऑर्डर को हम लोग अपील नहीं कर सकते थे, लेकिन अब बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के ऑर्डर को हम लोग अपील कर सकते हैं सेक्शन 245W के अंदर। तो वो एक सेक्शन यहाँ पर मेंशन करना भूल गया मैं, वो आप अपने हाथ से लिख लेना, मैं आपको बता देता हूँ। सेक्शन 245W क्या बोलता है? BFAR, बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग का ऑर्डर जैसे आएगा, उसके जैसे आपको कम्युनिकेट किया उसके 60 डेज के अंदर आप हाई कोर्ट में डायरेक्टली अपील कर सकते हो। अगर आपको चाहिए तो आप एप्लीकेशन देके 30 डेज का और एक्सटेंशन ले सकते हो। तो बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग का ऑर्डर 245W के अंदर अपीलेबल है 60 डेज के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन। आपको जब ऑर्डर मिला BFAR का, उसके 60 डेज के अंदर आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो। अगर आप एप्लीकेशन दोगे, जेन्युइन केस है, तो वो लोग और 30 डेज का आपको एक्सटेंशन दे देंगे। बाकी इसके अलावा एडवांस रूलिंग के अंदर और कोई खास टाइम लिमिट नहीं है, क्योंकि एडवांस रूलिंग भी पूरा का पूरा ऑलमोस्ट वो इतना खास नहीं है, एक दो टाइम लिमिट है, वो नीचे आ जाएगा। बाकी सेटलमेंट कमीशन में भी ऐसा कोई खास टाइम लिमिट नहीं जो आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने स्टडी मटेरियल से वो पूरा का पूरा चैप्टर ही उड़ा दिया, ठीक है। नेक्स्ट, एडवांस रूलिंग के बारे में कुछ बात करते हैं। एडवांस रूलिंग का मैंने एप्लीकेशन दे दिया, क्या उसके बाद में उसको विड्रॉ कर सकता हूं? कर सकते हो 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। एडवांस रूलिंग का एप्लीकेशन विड्रॉ करना पॉसिबल है 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। क्या 30 डेज के बियॉन्ड भी एप्लीकेशन विड्रॉ कर सकता हूं? एक्चुअली स्पीकिंग मैंने आपको क्लास में बोला भी था कि 30 डेज के बियॉन्ड भी आप विड्रॉ कर सकते हो, अगर जेन्युइन केस है तो। जेन्युइन केस में आप 30 डेज के बाद भी विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक बार मेरा एडवांस रूलिंग को मैंने एप्लीकेशन दे दिया और उन लोगों ने मेरा एप्लीकेशन एक्सेप्ट
कर दिया और मैं भी चाहता हूं कि भाई चले मेरी एडवांस रूलिंग, मैं को मगजमारी नहीं मांगता है, या बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग, जो भी बोलना है, दोनों का टाइम लिमिट सेम है यहाँ पर। तो फिर वो लोग ऑर्डर कब तक पास करेंगे? वो लोग ऑर्डर पास करेंगे विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन। जब उनको एप्लीकेशन मेरा मिला उस डेट से 6 महीने के अंदर वो लोग मेरा फाइनल ऑर्डर पास करके मैटर क्लोज कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, सीआईटी को जब मैं अपील करने जाऊंगा तो मुझे सीआईटी को अपील करने का टाइम लिमिट क्या होगा, ठीक है। अगर आपको कोई नोटिस ऑफ डिमांड मिल रहा है, ठीक है, नोटिस ऑफ डिमांड मिल रहा है, तो यू हैव टू अपील विद इन 30 डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ दैट नोटिस ऑफ डिमांड। जिस दिन आपको वो नोटिस ऑफ डिमांड मिला उस दिन से 30 डेज के अंदर आपको अपील करना है। एक्सटेंशन मिल सकता है, हाँ, अगर सीआईटी अपील चाहे तो आपको एक्सटेंशन दे सकता है। अच्छा, अगर मेरा नोटिस ऑफ डिमांड वाला केस नहीं है, लॉस कम ज्यादा वाला केस है, उसमें कुछ पेएबल वेएबल नहीं है, तो नोटिस ऑफ डिमांड नहीं आया, तो फिर उस केस में आपको जिस दिन असेसमेंट ऑर्डर मिला, आपको जिस दिन ऑर्डर मिला उस ऑर्डर मिलने के बाद 30 डेज के अंदर आपको अपील करना है। तो यहां पर नोटिस ऑफ डिमांड मिलता है तो नोटिस ऑफ डिमांड मिलने से 30 डेज काउंट होगा, और अगर यहां पर ऑर्डर मिलता है तो ऑर्डर मिलने से 30 डेज काउंट होगा आपका। एक्सटेंशन दोनों केस में सीआईटी अपील अगर चाहे तो दे सकता है, ठीक है। एक बार मैंने एप्लीकेशन फाइल कर दिया तो सीआईटी अपील अपना ऑर्डर कब तक पास करेगा, मतलब मैटर कब तक डिस्क्लोज करेगा, तो ये जो टाइम लिमिट है ये मैंडेटरी नहीं है, ये रिकमेंडेटरी नहीं है, इसलिए अगले टाइम लिमिट के ब्रैकेट में लिखा है वेयर इट इज पॉसिबल। तो ये रिकमेंडेटरी टाइम लिमिट है, मैंडेटरी टाइम लिमिट नहीं है। इसका टाइम लिमिट क्या है? इट इज 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विद द अपील इज फाइल्ड। सपोज अपील में 21-22 फाइनेंशियल ईयर में फाइल करता हूं, किसी भी महीने में फाइल करता हूं, अप्रैल से लेकर मार्च तक, तो ये कब से काउंट होगा? ये 31 मार्च से 1 साल काउंट होगा। 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द अपील वाज फाइल्ड, ठीक है। और ये एक मैंडेटरी टाइम लिमिट नहीं है, ये एक रिकमेंडेटरी टाइम लिमिट है। नाउ आप ट्राइब्यूनल को अपील फाइल करने का टाइम लिमिट क्या है? वो जब से आपको सीआईटी अपील का ऑर्डर मिला उसके 60 डेज के अंदर आपको ट्राइब्यूनल में अपील फाइल करना है, ठीक है। एक्सटेंशन मिल सकता है, यहां पर भी एक्सटेंशन मिल सकता है, ठीक है। अब जो अपील फाइल कर रहा है उसके सामने वाले को मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल करना पड़ता है। तो अगर मैं अपील फाइल कर रहा हूं तो सामने वाला जो रिस्पोंडेंट है वो मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल करेगा फॉर्म नंबर 36A के अंदर, याद करो। और अपील आप फॉर्म नंबर 36 में फाइल करते हो, तो वो सामने वाला मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन कब तक फाइल करेगा? उसके लिए टाइम लिमिट है 30 डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ द नोटिस ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील और एक्सटेंडेड टाइम। तो जब उसको रिसीट मिली, जब उसको ट्राइब्यूनल से एक नोटिस जाती है, उसके बाद 30 डेज के अंदर, देखो मैं अपील फाइल करूंगा ट्राइब्यूनल में, ट्राइब्यूनल ना सामने वाले को बोलेगा कि भाई तेरे अगेंस्ट अपील फाइल हुआ, तो जब उसको नोटिस गई ना कि सामने वाले ने अपील फाइल किया, उसके 30 डेज के अंदर वो मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट, क्या ट्राइब्यूनल से अगर ऑर्डर पास करने में कोई अपैरेंट मिस्टेक हो गई तो क्या वो 154 में रेक्टिफाई कर सकता है? 154 में रेक्टिफाई नहीं कर सकता है, बिकॉज 154 में सिर्फ इनकम टैक्स अथॉरिटी रेक्टिफिकेशन करती है और ट्राइब्यूनल इनकम टैक्स अथॉरिटी नहीं है, तो उसका रेक्टिफिकेशन सेक्शन 254 सबसेक्शन 2 में होगा। कब तक रेक्टिफिकेशन हो जाएगा? टाइम लिमिट क्या है? इट इज विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द ऑर्डर वाज पास्ड। तो ऑर्डर जब भी पास हुआ था उस महीने के एंड से 6 महीने के अंदर वो अपने रेक्टिफिकेशन ऑर्डर को पास कर देगा, ठीक है, ट्राइब्यूनल। नाउ ट्राइब्यूनल का ऑर्डर पास करने का टाइम लिमिट क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम लिमिट एग्जाम के अंदर, इसमें बहुत वेराइटीज है। सबसे पहला टाइम लिमिट, मल्टीपल टाइम लिमिट है। पहला टाइम लिमिट, ट्राइब्यूनल हैज टू पास द ऑर्डर विद इन 4 इयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विद द अपील वाज फाइल्ड। जिस साल में अपील फाइल हुआ था उस साल के एंड से 4 साल में ट्राइब्यूनल को ऑर्डर पास करना है। ये एक रिकमेंडेटरी टाइम लिमिट है, मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, मल्टीपल टाइम लिमिट से यहाँ पर, ये पहला टाइम लिमिट था। दूसरा, अगर आपको स्टे मिला है, कुछ टैक्स पेमेंट में स्टे मिला है, आप जब अपील फाइल कर रहे थे तब स्टे फाइल किया था तो आपको स्टे मिला है, तो उस केस में गवर्नमेंट ने बोला है कि ट्राइब्यूनल को अपना ऑर्डर 180 डेज में पास कर देना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब 180 डेज के बियॉन्ड भी अगर हो सकता है क्या सर? हाँ, हो सकता है, इफ द डिले इज नॉट एट्रीब्यूटेबल टू द असेसी। मतलब डिले अगर ट्राइब्यूनल की वजह से हुआ है, ट्राइब्यूनल की वजह से अगर डिले हो रहा है तो 180 डेज कैन आल्सो एक्सटेंड टू 365 डेज, लेकिन असेसी की वजह से हुआ है तो 365 डेज नहीं हो सकता है। अच्छा, 365 डेज के बाद अब यहां पर एक लफड़ा हो गया, तो पहले बराबर से सुन लो, 4 साल बाय डिफॉल्ट ऑर्डर ऑफ स्टे लगा हुआ है तो 180 डेज में ट्राइब्यूनल डिसाइड करेगा। अच्छा, अगर ट्राइब्यूनल की गलती है तो 365 डेज तक भी एक्सटेंड हो सकता है। असेसी की गलती है तो 180 के ऊपर जा ही नहीं सकता है स्टे वाले केस में। नॉन स्टे वाले केस में तो 4 साल तक जा सकता है। अब सवाल होता है 365 दिन के बाद क्या होगा? 365 दिन के बाद अगर ट्राइब्यूनल की गलती है तो भी वो एक्सटेंशन नहीं दे सकता है, उसको ऑर्डर पास करना पड़ेगा। लेकिन अब इस पे एक हाईकोर्ट का जजमेंट आ गया, अगर 365 दिन के बाद भी अगर डिले इज एट्रीब्यूटेबल टू द ट्राइब्यूनल देन दे हैव टू गिव द एक्सटेंशन, उनको एक्सटेंशन देना पड़ेगा। इस पे हाईकोर्ट का जजमेंट है, जाकर रीसेंट केस लॉ का लेक्चर चेक करना, ठीक है, केयरफुल रहना। नेक्स्ट, हाईकोर्ट को आप अपील कब तक फाइल करोगे? हाईकोर्ट को अपील फाइल करने का टाइम लिमिट है 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द ऑर्डर। आपको जब भी वो आईटैट का ऑर्डर मिला उसके दिन से 120 दिन के अंदर आपको हाईकोर्ट का अपील फाइल करना है, ठीक है। नेक्स्ट, 263 सबसेक्शन 2, यहां पर क्या है? रिवीजन बाय सीआईटी। सीआईटी कब तक रिवाइज करेगा? 263 में, इट इज 1-2 years from the end of the financial year in which the order sought to be revised was passed। जिस ऑर्डर को सीआईटी रिवाइज करना चाहता है वो किस साल में पास हुआ था, उस साल के एंड से 2 साल के अंदर सीआईटी रिवाइज कर सकता है, ठीक है। ये 2 साल का टाइम लिमिट सीआईटी को दिया। लेकिन अगर सीआईटी को कोई ऐसा मैटर रिवीजन करना है जिसमें उसको एक हाईकोर्ट के ऑर्डर को इफेक्ट देना है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इफेक्ट देना है, सीआईटी अपील के ऑर्डर को इफेक्ट देना है, आईटैट के ऑर्डर को इफेक्ट देना है, तो उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं, चेक कर लो। मतलब अगर सीआईटी अपील सीआईटी को 263 में से 2014 का कोई मैटर क्लोज करना है जिसमें अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आया कि भाई ऐसा 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 है, ये खर्चा डिसला होना चाहिए, तो सीआईटी आज 2 साल नहीं 20 साल बाद भी रिविजनरी ऑर्डर पास कर सकता है, ठीक है। थोड़ा सा इलॉजिकल है, इतना प्रैक्टिकली यूज नहीं होता है, बट ये प्रोविजन लॉ के अंदर लिखा है इसलिए बोलना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट,
264 में आते हैं। 264 में सीआईटी कैसा ऑर्डर पास करता है, विच इज प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ एसएससी। जो एसएससी के अगेंस्ट ऑर्डर पास हुआ है उसको ठीक करता है, एसएससी के फेवर में ऑर्डर पास करता है। तो उसका टाइम लिमिट क्या है, इट इज अगर सीआईटी खुद से ऑर्डर रिवाइज कर रहा है, खुद से ऑन हिज ओन मोशन, देन इट इज 1 ईयर, विद इन 1 ईयर ऑफ द ऑर्डर सॉट टू बी रिवाइज्ड, विद इन 1 ईयर ऑफ द ऑर्डर सॉट टू बी रिवाइज्ड। ठीक है, जब भी ऑर्डर पास हुआ था उसके 1 साल के अंदर, उसी दिन से 1 साल के अंदर, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से नहीं, उसी दिन से 1 साल के अंदर वो ऑर्डर को रिवाइज कर देगा। ठीक है, हाँ, अगर एसएससी एप्लीकेशन दे रहा है तो उसका एप्लीकेशन देने का टाइम लिमिट क्या है, तो एसएससी भी तो दुखी हो सकता है ना 264 में। देखो मैंने आपको बोला था 263 में सिर्फ सुओ मोटो रिविजन होता है, लेकिन 264 में डिपार्टमेंट भी करता है, एसएससी भी एप्लीकेशन दे सकता है। तो डिपार्टमेंट कब तक करेगा, 1 ईयर फ्रॉम द ऑर्डर, 1 ईयर ऑफ द ऑर्डर सॉट टू बी रिवाइज। जब भी ऑर्डर पास हुआ था उससे 1 साल के अंदर डिपार्टमेंट सुओ मोटो रिवाइज कर सकता है। एसएससी कब तक एप्लीकेशन दे सकता है, विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर, और एक्सटेंडेड टाइम, इसमें भी एक्सटेंशन मिल सकता है। एसएससी को जब ऑर्डर मिला, अब उसको लग रहा है ये ऑर्डर में गड़बड़ है, तो वो सीआईटी के पास कब जा सकता है, 1 साल के अंदर। जब ऑर्डर मिला उससे 1 साल के अंदर, 1 साल से ज्यादा भी एक्सटेंशन मिल सकता है अगर जेन्युइन कॉज हो तो। अच्छा, एक बार एसएससी ने एप्लीकेशन दे दिया, उसके बाद सीआईटी कब अपना रिवीजन करेगा तो वो चेक कर लो, उसका एक अलग टाइम लिमिट है। एक बार आपने एप्लीकेशन दे दिया, कब तक आपको एप्लीकेशन देना है, ऑर्डर मिलने के 1 साल के अंदर आपको एप्लीकेशन देना है। मान लो आपने ऑर्डर मिलने के 1 साल के अंदर एप्लीकेशन दे दिया, अब सीआईटी उसको कब तक ऑर्डर पास करके खत्म करेगा मैटर, इट इज विद इन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द एप्लीकेशन इज मेड। तो मल्टीपल टाइम लिमिट है, तीनों टाइम लिमिट अलग है। यहां देखना 1 ईयर ऑफ द ऑर्डर सॉट टू बी रिवाइज्ड है, यहां देखना 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन, और यहां देखना 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द एप्लीकेशन इज मेड है। तीनों अलग टाइम लिमिट है, भले तीनों 1 ईयर दिख रहा है लेकिन तीनों का शुरुआती डेट अलग जगह से शुरू होता है। नाउ नेक्स्ट, अगर आपको 270A की भयंकर पेनाल्टी लग रही है, 50% वाली, 200% वाली पेनाल्टी नहीं, 50% वाली पेनाल्टी लग रही है, या अगर आपको सेक्शन 276C या सीसी के अंदर आपको कुछ प्रोसिक्यूशन लग रहा है, उससे बचना है, तो एक सेक्शन है आपके लिए 270A, उसमें आपको एप्लीकेशन देना होगा। एप्लीकेशन कब तक देना होगा, उसका टाइम लिमिट याद दिया, विद इन 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच सच ऑर्डर इज रिसीव। जब भी आपको असेसमेंट ऑर्डर मिला उसके मंथ के एंड से, जब आपको मिला उस मंथ के एंड से 1 महीने के अंदर आपको एप्लीकेशन देना है। एक बार आपने एप्लीकेशन दे दिया, उसके बाद एओ अपना काम करेगा ऑर्डर पास करने का कि आपकी पेनाल्टी और प्रोसिक्यूशन को वेव करना है, आप पे लगाना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो उसका टाइम लिमिट क्या है, उसका टाइम लिमिट यहाँ पर 270 सबसेक्शन 4 के अंदर दिया है, एंड दैट टाइम लिमिट इज विद इन 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द एप्लीकेशन अंडर 270A सबसेक्शन 1 इज रिसीव। तो पहले आपको एप्लीकेशन ऑर्डर मिलने के 1 महीने के अंदर आपको एप्लीकेशन देना है, ऑर्डर जिस मंथ में मिला उस मंथ के एंड से 1 महीने के अंदर आपको एप्लीकेशन देना है, और जिस मंथ में एप्लीकेशन दोगे उस मंथ के एंड से 1 महीने के अंदर वो आपको ऑर्डर पास करेगा। चेक करो, ठीक है, तो दोनों का टाइम लिमिट 1 महीना ही है फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ। ठीक है, चेक कर लो। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, सीबीसीआर आपको भरना होता है, आप सभी को पता है, सेक्शन 286 में। उसमें अगर आप कुछ गलती कर देते हो भरने में, ठीक है, तो आपको 15 दिन का समय देती है गवर्नमेंट रेक्टिफाई करने का, नहीं तो पेनाल्टी लग जाएगी। तो 15 दिन का समय गवर्नमेंट देती है, वो यहाँ पर लिखा गया है कि 15 दिन के अंदर उसको आप रेक्टिफाई कर दो, नहीं तो आपको ऊपर पेनाल्टी लग सकती है। ठीक है, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, अगर आपने कोई एप्लीकेशन दिया है सीआईटी को फॉर व्हाट, फॉर वेवर ऑफ पेनाल्टी अंडर सेक्शन 273A सबसेक्शन 4। 273A सबसेक्शन 4 में कौन एप्लीकेशन देता है, जिनके ऊपर जेन्युइन हार्डशिप हो जाती है, पेनाल्टी भरने की मेरी हिम्मत ही नहीं है, जेन्युइन हार्डशिप हो जाएगी। अगर मैं पेनाल्टी भरना शुरू कर दूं तो मेरी बैंड बच जाएगी, मेरे पास पैसे ही नहीं बचेंगे, मेरा घर बार उजड़ जाएगा, सब मेरा बिजनेस खराब हो जाएगा। तो गवर्नमेंट एक ऑप्शन देती है, ठीक है, वंस इन ए लाइफ टाइम, हमेशा नहीं मिलेगा, वंस इन ए लाइफ टाइम। तो अगर आप एक बार जिंदगी में पेनाल्टी बचाना चाहते हो, आप जाओ और जेन्युइन हार्डशिप है तो 273A4 में आप एप्लीकेशन दे दो। एप्लीकेशन देने के बाद सीआईटी आपका ऑर्डर कब तक पास करेगा, उसका टाइम लिमिट यहां पर दिया गया है, इट इज 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच सच एप्लीकेशन इज रिसीव्ड बाय सीआईटी। सीआईटी को जिस मंथ में एप्लीकेशन मिला उस मंथ के एंड से 12 महीने के अंदर वो आपको ऑर्डर पास कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोविजनल अटैचमेंट कर सकता है ऑफिसर। ऑफिसर आपका प्रोविजनल अटैचमेंट कर सकता है ड्यूरिंग दी असेसमेंट प्रोसीडिंग, जब असेसमेंट प्रोसीडिंग पेंडिंग होती है तब, और अब से तो 271AAD वाला केस है, याद करो फाइनेंस एक्ट 2021 का अमेंडमेंट है, 271AAD वाला केस है, तो पेनाल्टी प्रोसीडिंग्स में भी वो प्रोविजनल अटैचमेंट कर सकता है अगर पेनाल्टी इज अप टू 2 करोड़ रुपीज। तो 2 करोड़ रुपीज तक की पेनाल्टी है, या 2 करोड़ से ज्यादा की पेनाल्टी, ऐसा कुछ प्रोविजन है उसके अंदर, वो चेक कर लेना एक बार। ठीक है, तो उस केस में भी बाय डिफॉल्ट तो असेसमेंट प्रोसीडिंग के केसेस में ही प्रोविजनल अटैचमेंट लगता है, पेनाल्टी में लगता है, बट फाइनेंस एक्ट 2021 से एक पेनाल्टी के ऊपर गवर्नमेंट ने लगाना शुरू कर दिया, वो 271AAD है। तो वो प्रोविजनल अटैचमेंट का जो इफेक्ट होता है वो कितने समय तक होता है, कब तक गवर्नमेंट उसे प्रोविजनली अटैच करके रखेगी, 6 मंथ्स। क्या एक्सटेंशन मिल सकता है, यस, कुछ केस में एक्सटेंशन भी मिल सकता है, चेक कर लो यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट, अगर एक नॉन रेसिडेंट का इंडिया में लाइसेंस ऑफिस है, परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं, एक मामूली सा लाइसेंस ऑफिस है, तो उसको हर साल एक प्रिस्क्राइब फॉर्म भर के डिटेल देना पड़ता है कि उसने उस पूरे साल में क्या किया। तो वो फॉर्म का डिटेल्स उसको कब तक देना पड़ता है, ही हैज टू गिव दैट डिटेल्स
तो नॉन रेसिडेंट का इंडिया में लाइसेंस ऑफिस है और परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट एक नॉर्मल सा ऑफिस है जहां पर वो अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने कुछ आया, कोई बिजनेस एक्टिविटी करने नहीं आया। तो वो लाइसेंस ऑफिस रखने वाले नॉन रेसिडेंट को इंडिया में डिटेल्स देनी पड़ती है। कब तक देनी पड़ती है? 60 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। 60 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर उसको डिटेल देनी पड़ेगी। नेक्स्ट वाला मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है कि जो इंडियन सबसे पहला इनफैक्ट यही टाइम लिमिट था। अगर कोई इंडियन एंटिटी है, सुन लो अच्छे से, अगर कोई इंडियन एंटिटी है HEL जिसका कोई शेयर वेयर बाहर ट्रांसफर हो रहा है तो उसको इंडिया में रिपोर्ट करना पड़ेगा। नहीं रिपोर्ट करोगे तो 5 लाख की पेनल्टी या 2% ऑफ वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन की पेनल्टी ये सब लगना चालू हो जाएगा। तो कब तक रिपोर्ट करना है? सच टाइम एज मे बी प्रिस्क्राइब, जो मैंने सबसे पहले टाइम लिमिट में आपको बता दिया, 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन कुछ केसेस में, और 90 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कुछ केसेस में। जाकर चेक करना, कुछ केसेस में 90 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर और कुछ केसेस में 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। जस्ट चेक इट वंस। नेक्स्ट 285BA, 285BA क्या बोलता है? कुछ लोगों को एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भरना जरूरी है, SFT। तो उनके लिए टाइम लिमिट क्या है? साल खत्म होने के बाद 31 मई तक उनके लिए टाइम लिमिट है। अगर नहीं भरोगे तो उनको कुछ पेनाल्टी लगती है, पहले 500 रुपया और फिर 1000 रुपया पर डे के हिसाब से पेनाल्टी लगेगी। ठीक है, वो पेनाल्टी का पूरा एक कंपाइलेशन अलग से बनाया हुआ है, वो वीडियो भी आप देख सकते हो, पूरा का पूरा डिटेल पेनाल्टी सारी इनकम टैक्स की लॉ की सारी पेनाल्टीज आपको एक ही कुछ 35 मिनट के अंदर मैंने सारी पेनाल्टीज खत्म कर दी। ठीक है, सारी इनकम टैक्स की जितनी भी पेनाल्टीज है वो सब कुछ 35 मिनट्स में खत्म। वो वीडियो भी आप देख सकते हो, ऊपर जाकर थोड़ा सा स्क्रॉल अप करो तो देखो आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये SFT भरने का टाइम लिमिट क्या है एसएससी के पास? 31 मई तक उसको भरना पड़ेगा, साल खत्म होने के बाद 31 मई। प्रीवियस 21-22 का एसएफटी कब तक भरेगा? वो 31 मई 2022 तक। ठीक है, नेक्स्ट एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, ये कौन भरेगा? ये भरेगा डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट के लोगों को भरना है। कब भरना है? जब भी उनके पास इंफॉर्मेशन आएगा उसके 3 मंथ के अंदर, 3 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड बाय द डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट मतलब कौन? प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स, डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स और पर्सन ऑथोराइज्ड बाय हिम टू अपलोड। ठीक है, तो ये लोग हैं जो डिपार्टमेंट, ये काम डिपार्टमेंट का 285BB में डिपार्टमेंट का काम है। जब भी उनके पास इंफॉर्मेशन आएगा उस मंथ से एंड से 3 महीने के अंदर उनको ये इंफॉर्मेशन क्या करना है? भरना है, अपलोड करना है। ठीक है, नेक्स्ट 286 सबसेक्शन 2 सीबीसीआर एसएससी कब तक भरेगा? जो एसएससी सीबीसीआर के लिए लायबल है। सीबीसीआर के लिए कौन लायबल होता है? जिसके पिछले साल का ग्लोबल टर्नओवर 6400 करोड़ रुपए से ज्यादा है, उसके लिए सीबीसीआर मैंडेटरी है। ठीक है, तो सीबीसीआर कब तक भरेगा एसएससी? विद इन 12 मंथ्स ऑफ द एंड ऑफ द सेट रिपोर्टिंग अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर जो भी है आपका उसके एंड से 12 महीने के अंदर। सपोज अगर आपका अकाउंटिंग ईयर प्रीवियस से 21-22 है तो आपको 31 मार्च 2023 तक सीबीसीआर भरना है। ठीक है, अच्छा इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी है उसको नोटिफाई करना पड़ता है। किसको? गवर्नमेंट को, सीबीडीटी को नोटिफाई करना पड़ता है कि भाई मैं हूं कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी या मैं हूं अल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी। तो वो नोटिफिकेशन वो कब तक करेगा? सीबीसीआर भरने के 2 महीने पहले वाले डेट तक। मतलब अगर सीबीसीआर का डेट अगर आपका 31 मार्च 2023 है तो ये नोटिफिकेशन जो सीबीडीटी को देने का है कि भाई कौन आपका पेरेंट एंटिटी है, कौन सीबीसीआर भरने वाला है, अल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी कौन है, ये सब नोटिफिकेशन देना पड़ता है उनको सीबीडीटी को। तो वो कब तक करेगा? वो 31 जनवरी तक उसको करना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक बार आपने सीबीसीआर भर दिया उसके बाद में कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या असेसिंग ऑफिसर या डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स ये लोग आपसे कुछ इंफॉर्मेशन मंगवाएंगे तो चेक करने के सीबीसीआर बराबर से भरा के नहीं भरा, तो 30 डेज के अंदर आपको वो इंफॉर्मेशन देना है। 30 डेज का टाइम लिमिट है। जैसे याद है आपको टीपीओ भी आपसे कुछ इंफॉर्मेशन मंगवाता है, असेसिंग ऑफिसर भी आपसे कुछ इंफॉर्मेशन मंगवाता है, तो 30 डेज का टाइम लेता है। फिर आपको और 30 डेज का एक्सटेंशन भी मिल सकता है अगर आप एप्लीकेशन दोगे। एप्लीकेशन दोगे तो अनदर 30 डेज का आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा, वो यहां पर लिखा गया। ठीक है, तो दिस इज व्हाट द मैक्सिमम टाइम लिमिट्स व्हिच आर देयर। और ये जो सारी टाइम लिमिट्स मैंने जो डाली है वो पूरी की पूरी इनकम टैक्स लॉ के सेक्शन के ऑर्डर में है। इसलिए आपको सबसे पहली टाइम लिमिट से लेकर आखिरी टाइम लिमिट में आपको सेक्शन के ऑर्डर में सारा का सारा डिटेलिंग मिलेगा। सेक्शन 9, 10, 11, 12, 13, 14 इस तरीके से आपको इस ऑर्डर में मिलेगा। ठीक है, नीचे कुछ डिस्क्लेमर डाला हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें इनकम टैक्स एक्ट की सारी टाइम लिमिट्स कवर्ड है, बट यस इसमें इनकम टैक्स एक्ट की सारी टाइम लिमिट्स नहीं कवर्ड है, बट इसमें इनकम टैक्स लॉ की वो सारी टाइम लिमिट्स कवर्ड है जो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट जो मैंने यहां पर डाला हूं कि सबसे बड़ा डर सीए स्टूडेंट्स के लिए क्या होता है? लिमिट्स को याद रखना, पेनाल्टी की लिमिट्स याद रखना, टाइम लिमिट्स याद रखना। तो वो डर को मैंने थोड़ा बहुत कम करने की कोशिश की है यहां पर। ठीक है, और कुछ नहीं। नेक्स्ट, ये टाइम लिमिट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके हैं जब से एग्जाम में एमसीक्यूज आना शुरू हो गए। जब तक एमसीक्यू नहीं आते थे टाइम लिमिट्स पे आईसीआई क्वेश्चन नहीं पूछता था, लेकिन क्योंकि अभी आईसीआई के पास एक एक मार्क के क्वेश्चन पूछने का भी ऑप्शन आ चुका है तो वो लोग अभी एमसीक्यूज के अंदर ये टाइम लिमिट्स के क्वेश्चन डालना शुरू कर चुके हैं। तो ये केयरफुल रहना। ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये टाइम लिमिट वैसे ही छोड़ के चले जाते हैं। तो ये एक छोटा सा एफर्ट है मेरी तरफ से, बहुत ही छोटा सा एफर्ट, कोई बहुत महान एफर्ट नहीं है, तो दैट आप लोग इसको छोड़े नहीं, कुछ भी छोड़े नहीं। जितना मैक्सिमम कवरेज आप करके जाओगे उतना बेटर है आपके लिए। देखो डायरेक्ट टैक्स बहुत विशाल सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके कंपैरिजन में ऑडिट इतना बड़ा सब्जेक्ट है, लॉ इतना बड़ा सब्जेक्ट है, एफआर तो चलो उससे भी बड़ा है। ठीक है, तो अभी डायरेक्ट टैक्स इतना बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें 50 चीजें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 50 चीजें उसमें। ठीक है, 50 चीजें। एग्जाम में पूछना कितनी है? एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे? क्या पूरा सिलेबस कवर कर लेगा इंस्टीट्यूट एग्जाम में 100 मार्क के पेपर में? बिल्कुल नहीं। अगर इंस्टीट्यूट चाहे 5% सिलेबस से भी पूरा पेपर बना सकता है, इतना वास्ट सब्जेक्ट है। 5% सिलेबस, 95% सिलेबस बिना टच करे भी 100 मार्क का पेपर बन सकता है। तो तुम सोचो ना, इमेजिन करो, इंस्टीट्यूट अगर चाहे
तो ये 5 चीजों को पकड़ के पूरा का पूरा पेपर बना सकता है 100 नंबर का, ठीक है। अब आपने सब पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा आपने, सब पढ़ा, ठीक है। यू हैव रेड एवरीथिंग। अब आपने क्या क्या पढ़ा मैं आपको बता रहा हूं। आपने ये भी पढ़ा टॉपिक, ये भी पढ़ा, 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 ये सब पढ़ा आपने, ठीक है। ये सब पढ़ लिया आपने। आपने ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, लेकिन आपने ये 2 टॉपिक नहीं पढ़ा। अब तुम इमेजिन करो, क्या आपने 95% सिलेबस कवर किया है? यस, आपने अपने एंड पे 95% सिलेबस कवर किया है, लेकिन आपने वो 5% सिलेबस नहीं कवर किया जो इंस्टीट्यूट ने पूछ लिया। देयरफॉर कॉम्प्रिहेंसिवनेस होना बहुत जरूरी है बेटा, कोई भी चीज छोड़ के नहीं जाना, ठीक है। हर चीज पढ़ के जाओ अच्छे से, हर चीज को जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं करो। आप अपनी तरफ से करो, मैं भी अपनी तरफ से आप लोगों के लिए करने की कोशिश करते रहूंगा बस। देयरफॉर आपको सिलेबस छोड़ना नहीं। ये इमेजिन करो ना, 2500 पेज की बुक है इंस्टीट्यूट की, स्टडी मटेरियल है, ठीक है। 2500 पेज का स्टडी मटेरियल है डायरेक्ट टैक्स का। पेपर बनाने के लिए कितना पेज की जरूरत है? 15 पेज में भी पेपर बन सकता है। बाकी 2485 पेपर, 2485 पेजेस आर ऑफ नो यूज टू मेक पेपर। अब अगर आपकी नसीब इतनी खराब है कि आपने 2485 पेजेस बहुत अच्छे से पढ़े, लेकिन वो 15 पेजेस में आपने अच्छे से नहीं पढ़ा और वो 15 पेजेस से ही क्वेश्चन आ गए, तो आप क्या मतलब बनता है आपका इतना पढ़ के भी? इसलिए कॉम्प्रिहेंसिवनेस होना बहुत जरूरी है। हर एक चीज रिवाइज करके जाओ। इसलिए एबीसी एनालिसिस का वीडियो बराबर से देखकर जाना। आपको सिलेबस कैसे रिवाइज करना है डे बिफोर एग्जाम, आपको कितनी टॉपिक्स कैसे पढ़ना है और एग्जाम के एक दिन पहले कैसे रिवाइज करना है, वो सारी चीजें आपको वहां पर मिलेगी। प्लीज बेटा ये सारी चीजों पर ध्यान देना, थोड़ा फोकस करना, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करो, ध्यान रखो अपना। ये मैं हटा देता हूं, ठीक है, क्योंकि ये शीट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अगर आपको चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल पे मेरी वेबसाइट से सारा चीजें ले लिया करो आप, ठीक है। आपको जो भी चाहिए ना वेबसाइट से ले लो। टेलीग्राम में ढूंढते कहां बैठोगे? arishkhan.com, बस वहां पर फ्री रिसोर्सेस में जाओ, आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। ये भी मैं वहां अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो ध्यान रखो सब लोग अपना, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय।